देखो टेक्स्ट बुक में देखो कौन सा न्यूमेरिकल है। हाँ ये वाला। वो हीमोग्लोबिन वाला हो गया ना। हाँ ओके। अ सब्सटेंस ऑन एनालिसिस गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, सोडियम का दिया, कार्बन दिया है और ऑक्सीजन दिया है ना। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। चलो बताओ जरा, तुम्हारा नाम क्या बेटा, मैं भूल गया, क्या नाम था तुम्हारा? आकांक्षा। मैं भावना कभी से सोच रहा हूँ। अच्छा मैंने बोला नहीं, सॉरी। हाँ ठीक है। क्या क्या जानबूझ के? अच्छा मुझे दृष्टि का नाम याद रहता है हमेशा। क्यों मालूम है, मेरे कॉलेज में एक मिस है, उसका भी नाम दृष्टि है। चलो हाँ चलो बोलो बोलो। Na is 43.4%, 11.3, 45.3। कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। और कुछ दिया है? सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, बराबर ना। ये एटॉमिक मास से दिया। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर क्या है? एफ है, जी है, एच है ना। ओके अब देखो मैंने तुमको बताया था, इसने बोला है कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। क्या पूछा है इसका? कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला ना। तो परसेंटेज तो दिया है, तो पहले काउंट करो परसेंटेज है क्या, टोटल 100% है क्या? लेट्स चेक दिस। परसेंटेज ऑफ सोडियम प्लस परसेंटेज ऑफ, क्या लिखूंगा मैं, कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको मैं जरा सिस्टम से लिखता हूँ, इसके नीचे नीचे 43.4, 11.3 और 45.3, बराबर ना। अच्छा 4 3 7, 7 3 10 हो गया, बराबर ना। एक इधर गया, 5 3 8 2 10 हो गया, ये भी इधर 0 हो गया, 4 4 8 1 9 1 10 हो गया। मतलब ये टोटल 100% है। क्या है? 100%। तो इसमें और कोई एलिमेंट होने की गुंजाइश नहीं है। और वैसे भी उसने ऑक्सीजन दिया है। हम लोग मोस्टली यही देखते हैं ना, अगर टोटल 100 नहीं हुआ तो जो रिमेनिंग परसेंट रहेगा वो ऑक्सीजन का ही रहेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो वो मैं पहले ही समझ गया कि 100 आएगा। और वैसे भी देखो ना, ऑलमोस्ट 45 43 और 10, अगर तुम इसको 40 40 पकड़ोगे तो ये 10 है ना, बराबर की नहीं। तो देखो अब मैं इसमें बताया था तुमको, वो कॉलम बनाते हैं ना, तो मैं पहले किसका कॉलम बनाऊंगा बताओ? एलिमेंट का। किसका? एलिमेंट का। दूसरा परसेंटेज कंपोजिशन का। तीसरा एटॉमिक रेशियो का। किसका बनाओगे? एटॉमिक रेशियो इज व्हाट, यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय क्या आएगा? इट्स एटॉमिक मास। क्या आएगा? एटॉमिक मास। और फिर आएगा सिंपलेस्ट रेशियो या लिस्ट रेशियो, बोला था ना मैंने। हाँ ये लिस्ट रेशियो ही होता है, सिंपलेस्ट रेशियो तो इसके बाद आता है। अगर हाँ अगर सिंपल नहीं हुआ तो हम लोग क्या करते हैं? अलग नंबर से मल्टीप्लाई करते ना, पहले 1 से करते, तभी भी नहीं आया तो फिर 2 से करते, तब सिंपलेस्ट रेशियो। और लीस्ट रेशियो में सिंपलेस्ट आ गया तो बात खत्म हो गई। समझा कि नहीं मैंने क्या बोला? अब देखो यहाँ पे सोडियम आ गया, दूसरा क्या है? कार्बन आ गया, तीसरा क्या है? ऑक्सीजन। सोडियम का परसेंटेज कितना है भाई? 43.4%। इसका कितना है भाई? कार्बन का 11.3, लॉग टेबल निकाल लो। ऑक्सीजन का कितना है? 45.3। तो ये देखो 40.3। अब इसका देखो क्या बोला है, इसका रेशियो क्या होगा दीपाली? यहाँ पे देखो एटॉमिक रेशियो इज व्हाट? परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय इट्स एटॉमिक मास। तो 43.4 है डिवाइड बाय ये क्या है? 23 है, बराबर ना। तो एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। अब देखो एंटी लॉग ऑफ क्या आएगा? 43 है ना। 43.4 माइनस, पता है ना लॉग का रूल, लॉग ऑफ ए अपॉन बी हो गया ये, है ना। तो इसका लॉग लेंगे और इसका लॉग, दोनों को माइनस करेंगे फिर एंटी लॉग। तो बताओ 43.4 में से पॉइंट के पहले कितना डिजिट है? 2, 2 माइनस 1 1, 43 का 4 देखो 6375 माइनस, हाँ माइनस लॉग ऑफ 23, तो 1.2 माइनस 1 2, ये तो 23.0 है। तो पॉइंट के पहले कितना डिजिट है? 2, 2 माइनस 1, 23 का 0 बताओ। 3617, बराबर ना। अब इसको माइनस किया, 15 में 7 गया 8, 8 7 15 होता है, 7 में अच्छा ये इसको दिया तो 6 में 1 गया 5 हो गया, बराबर ना। फिर ये 13 में 6 गया 7, 7 6 13 होता है, बराबर ना। और 6 में 3 गया 3 और 0 हो गया। अब इसका एंटी लॉग निकालना है, ठीक है ना। 0.37 का 58 बताओ। 0.37 का 58, 58 नहीं, 0.37 देखो एंटी लॉग में, एंटी लॉग टेबल में 37.37 अंडर 5 अंडर 8, मीन डिफरेंस ऐड करके बताओ। हाँ
हाँ तो 27, हाँ 27 का 5 देखो, सॉरी यार 27 का बराबर, इसने इसको दिया ना बराबर 27 का। तुमको 10th में कितना परसेंट है बेटा? 80s में था, ओके बताओ। 1.88 आएगा ना? पता नहीं, अभी ये तो लॉग ले रहे हैं हम लोग ना। बिना लॉग के भी तो किया जा सकता है ना, लाइक ऐसा दिखाना जरूरी है। तो तुमको आता है 23 का टेबल? हाँ ठीक है कर सकते हो, लेकिन मैं बिना लॉग के कैसे करते हो बताओ? जहाँ पे सिंपल होगा उधर ही कर सकते हैं, हर जगह नहीं कर सकते। सकते। वही कहते हैं, जैसे इसको कर दिया ना 23, ये 43.4 है, 43.4 है ना, तो 23 1 जा 23 हो गया है ना, ये 0 आ गया, 4 में 2 गया 2 बराबर ना। तो हाँ तो ये 8 टाइम्स गया 184 आता है भाई। 23 का टेबल आता है तेरे को, मतलब आता है ना, देखा 4 10 में 8 गया 2 बराबर ना, फिर रिपीट होगा तो 0 8 1.88 आ गया। चलो जान दो, इसका एंटी लॉग मत लो बराबर ना, लेकिन ऐसे ही करते जब तुम्हें टेबल नहीं आएगा तो। ठीक है, कितने फटाफट करते ही तो है हम लोग। फिर हाँ क्या क्यों? महिलाओं को कौन कौन सी चीजों का बुरा लग जाए ना, महिलाएं ही जानती हैं। अपने को कभी कभी समझता भी नहीं कि उनको इस बात का बुरा लग गया, इसलिए हर बार उन्हें सॉरी बोलने की आदत हो गई बराबर है ना। ठीक है समझ रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पिछले 40 साल से मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ तो वो भी मुझे क्या समझाना चाहती, मैं आज तक समझा ही नहीं। हाँ मतलब वो क्या सोचती, मैं कैसे सोचूं। वो छोड़ो, कल वो था क्या बोलते फ्रेशर पार्टी, मैंने तुमको बताया था ना, अब महिलाएं डिसाइड करेंगी कि हम क्या पहनेंगे, और वो तुम हमारी महिला तो नहीं हो, हाउ यू कैन डिसाइड। हाँ हाँ हमारी तो नहीं हो ना भाई, तुम क्यों डिसाइड करोगे हम क्या पहनेंगे? तुम्हारी वजह से हम जाके परचेस करें, रेड कलर का शर्ट पहनेंगे। मैंने अच्छा जितने भी जेंट्स टीचर वो भी एड़े सुन लिए वो लोग ने, मैं नहीं सुना, मैं व्हाइट ही पहन के गया, समझ में आया ना। तो मैं उल्टा अलग दिख रहा था, समझ में आ रहा था कि नहीं। तो मेरे को ये नहीं समझ में आता लोग कैसे डिसाइड करेंगे। हाँ ना, हमने डिसाइड किया कि तुम क्या पहनोगे, मैंने बोला क्या नहीं ना, तुम मत पहनो, मेरे को क्या करने का है बराबर ना। ठीक है ठीक है अब देखो देखो 11.3 पॉइंट के पहले कितना हो गया, अब इसको कैसे करूंगा टेबल से, चलो 12 का टेबल आता है तो 11.3 ठीक है, तो 12 है ना, तो पॉइंट पॉइंट तो पहले आएगा ना, है ना, एक और पॉइंट आएगा ना, फिर कितना आएगा 12 6 जा 12 छक्का 100, 12 6 जा 12 5 120, 12 छक्का कितना होता है, 12 में 100, 12 108 बराबर, 108 बराबर बराबर ना। 13 में 8 गया, 13 में 8 गया क्या हुआ 5 0 ना, और 13 चौक का 52 नहीं जाएगा, 12 का टेबल है साला, मैं 13 13 बोल रहा हूँ, 12 चौक 48 0.009 बराबर, ये आ गया। अब 45.3 है, इसको 16 से कर दो बराबर ना, तो 16 से डिवाइड करो इसको, कितना आएगा 45.3, 16 3 जा 48 होता है ना, तो 4 टाइम्स जाए नहीं 2 16 2 जा 32, आज मैं अपने ही टेबल भूल जा रहा हूँ, 32 5 में 2 हो गया 3 0.16 1 जा 16 बराबर ना, कितना आएगा भाई है ना, 2 में 1 16 9 144 होता है 16, हाँ क्या हुआ आज कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इस साल। ठीक है 16 9 144 16 7 112 16 8 128 8 16 8 128 बराबर ना, फिर कितना आया 2 आया, तो 2.88 2.81 आया है ना, 2.81। अब देखो ये जो रेशियो आया है, क्या ये सिंपलेस्ट होल नंबर है? नहीं है ना, ये लीस्ट रेशियो है 1.88, इसलिए मैं ये सम कराना चाहता था 0.0994 और ये 0.094 और ये कितना आया 2.81। अब क्या करूंगा, मुझे इसको सिंपलेस्ट अगर करना है तो कैसे करूं बताओ। ये बेटा ये 0.094 ही आएगा ना, 0.94 तो नहीं आएगा ना। 12 से मल्टीप्लाई करना, इसको समझ में आ जाएगा। 0.94 वही मैं कभी से सोच रहा हूँ, समझा कि नहीं। तो ये देखो ये 1.88 है, ये 2.81 है, क्या मैं इसको ऑलमोस्ट 2 ले सकता हूँ क्या? यस। इसको ऑलमोस्ट 1 ले सकता हूँ? यस। इसको ऑलमोस्ट 3 ले सकता हूँ? यस ऑब्वियसली।
तो ये इसका देखो, ये किसके लिए था? सोडियम के लिए। ये किसके लिए था? सोडियम के लिए। ये किसके लिए? कार्बन के लिए। ये ऑक्सीजन के लिए। तो सोडियम 1 हो गया, कार्बन कितना, नहीं सोडियम 2 हो गया, देखा कार्बन कितना हो गया 1, ऑक्सीजन 3। तो ये सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3। ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हुआ। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही होगा, बिकॉज बहुत सारे कंपाउंड का है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होता है। ये मैंने बताया तुमको। देख इसका, देख ये 1.8 है तो ये ऑलमोस्ट 2 है। अगर ये 1.64 होता या 1.5 होता तो मैं नहीं लेता। फिर ये 2 के करीब है इसलिए हाँ राउंड ऑफ रूल। तो 1.8 इज ऑलमोस्ट 2 इसलिए 2 कर दिया। ये 0.94 है तो ऑलमोस्ट 1 है। ये 2.81 है तो ऑलमोस्ट 3 है। समझ में आ गया कि नहीं? तो मैंने इस ये सोडियम के लिए तो सोडियम को 2 दिया, ये कार्बन के लिए तो कार्बन को 1 दिया, ये ऑक्सीजन के लिए तो ऑक्सीजन को 3, इसलिए इसका इंपेरिकल फॉर्मूला जो है Na2CO3 है। समझा कि 70.0% ऑफ M मतलब परसेंटेज ऑफ मेटल दिया, परसेंटेज ऑफ मेटल कितना दिया है? 70%। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन चाहिए ना, टोटल 100 में, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा बताओ? 100 माइनस 70 कितना आया? 30%। हाँ क्या? अगर मेटल M और O के साथ कोई और थर्ड चीज है नहीं होगी कैसे पता है? हाँ तो वो मेटल ऑक्साइड खुद ही तो बता रहा है। अच्छा सिर्फ वो खुद बता रहा है ना कि मेटल ऑक्साइड है। अच्छा अच्छा कुछ और बात तो क्वेश्चन में मेंशन करेंगे। हाँ अगर कुछ और रहा तो इधर उसका परसेंटेज 100 नहीं होगा। अगर मान ले इसने बोला नहीं होता कि ये मेटल मतलब समझ ले मेटल हाइड्राइड है, तो वो मेटल और हाइड्राइड का मेटल और हाइड्रोजन का परसेंटेज देता और वो परसेंटेज टोटल नहीं होता 100, टोटल 100, तब हम लोग ऑक्सीजन का निकालते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको? बाप रे, कल मैंने क्या क्या सर्च किया है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर ये सब ये सब। अरे 2-2 3-3 बार पुलिस आती नहीं घर पे, पता है क्या? हाँ जल्दी नहीं आती है। वो भी लेडीज पुलिस को बुलाया, उसको कौन घर से बाहर निकालेगा? हम लोग को जो लॉयर है ना, लॉयर वो अरे वो रोड पे ना, मेरे घर का दरवाजा, जैसे ये घर का ये बाहर का दरवाजा ना, इतना पीट रही थी, इतना, वो भी लोखंड का दरवाजा तो इतना पीट रही थी ना, तो मतलब ऐसा बाहर वाले ऐसा जमा, अच्छा घर वाले बाहर वाले तो इतना सिंपैथी दिखा रहे थे, मतलब कि वो चिल्ला रही है मेरा सामान दे, मेरा सामान दे, मेरे को नहीं चाहिए, तो अपना बेटा रख, ये रख, वो रख। बंदा, इट इज वेरी हॉरिबल सिचुएशन। मेरे को, मैं तो ठीक है, मतलब हम लोग इतना डिस्टर्ब, मेरा भाई कितना मेंटल डिप्रेशन में होगा तुम ये सोचो। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। हम लोग पुलिस स्टेशन गए ना जब भी, तो ना वो ना कोई तो औरत आ रही थी, वो उसकी वाइफ भी नहीं थी, उसको देख कर बोले दिख 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 सामने से आ रही है, दिख दिख सामने से, ऐसे लग रहा है उसको खा जाएगी। हाँ तो इतना डर गया वो उससे, सोचो कैसे जी रहा है वो। मतलब ये बहुत खतरनाक चीज है। शादी ना, हाँ शादी क्या, औरत, औरत शादी नहीं। ऐसे वो दृष्टि को बहुत बुरा लगता। अरे तुम देखो, ये जो तुम लोग का पीरियड चल रहा है ना, दिस इज योर गोल्डन पीरियड। इसके बाद जो स्टार्ट होने वाला है ना, तुम, इट इज वेरी हॉरिबल। समझ में आया ना? बहुत मतलब, अरे लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, और मतलब कि मतलब लेडीज को कुछ नहीं, और कहीं लेडीज सुसाइड कर ले रही है तो सीधा आदमी को उठा के लेके चले जा रहे हैं। मतलब जैसे जेंट्स ने सुसाइड कर लिया ना, नहीं 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 कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, यू नो डोंट नो द लॉ। अरे सर सर आप पहले मत ना पढ़ाओ सर, आपको नया चैप्टर स्टार्ट सर, मेरे को ना ऑर्गेनिक आज कैसे भी स्टार्ट करना है 9 बजे से पहले, चाहे बिना ब्रेक के सब मैं स्टार्ट करूंगा, डोंट वरी। यार बिना ब्रेक के पढ़ा नहीं। रुको रे, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। इसकी तबीयत खराब है, कैसे टाइम पास होता ही रहेगा। आज पहली बार बोलिए आप पढ़ाओ, पहले पन्ना, पहले पहले आधा घंटे का ब्रेक मारती, बोलती सर अभी आधा घंटा कुछ, खुद ही बोली। मुझे ऑर्गेनिक चालू करना क्या करूं? क्यों अच्छे केमिस्ट्री की क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रही ना? अरे पढ़ाई कर रही थी, पता है कल मैंने पढ़ाई की थी, कल मैंने कितना खोली भी नहीं है, पता है घंटा नहीं पढ़ाई कर
कुछ नहीं पढ़ा कर और आज क्यों मैंने रिसेंटली में मैंने पिछले कुछ 3-4 दिनों से कुछ नहीं पढ़ा मैंने कुछ नहीं मतलब बुक्स रीड कर सच्ची में आई तो कॉलेज मेरा मैथ होमवर्क का डर लगता है मेरा बिगेस्ट फियर मैथ का होमवर्क है मैथ ऐसा सब्जेक्ट नहीं है बस मुझे जितना होमवर्क दे दिया वो डर लगता मुझे लगता है वो फॉर्मूलाज मांगे मतलब मांगने की वो भी तो उन्होंने बोला था ना सुरेश नहीं वो एक ही टाइम मैं अब नहीं लेके आने वाली अब वो ओरल मतलब तो समझना पूरा ट्रिक है पूरा स्टार्टिंग से एंड तक कितना नहीं कौन वो जो लास्ट टाइम था ना मैंने बता दिया एक अच्छे मैं दीदी को बोलूंगा अरे यार पहले ना कल कॉलेज में जाने वाला है करिया परसों से बात करेंगे सब राइट साइड मत दो में 1/3 2/3 बट होमवर्क कम हो जाएगा भाई होमवर्क का काम है और वैसे भी ए देखो यहाँ पे ए इसमें परसेंटेज ऑफ मेटल दिया है, मेटल का मास दिया है, बराबर ना। ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16 होता है ना। तो मेरे ख्याल से मेटल का मास 56 दिया, मतलब वो आयरन है, पता है आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। बट उसने ऐसा कुछ पूछा नहीं, उसने क्या पूछा है व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, दैट्स इज, ठीक है। तो मैं अगेन कॉलम बनाऊंगा, क्या लिखूंगा मैं, एलिमेंट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एलिमेंट। और यहाँ पे लिखूंगा मैं उसका परसेंटेज कंपोजिशन, क्या लिखूंगा, परसेंटेज कंपोजिशन। फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा, एटॉमिक रेशियो, है ना। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ बच्चे लोग, लीस्ट रेशियो, क्या लिखूंगा, लीस्ट रेशियो। अब बताओ कौन सा एलिमेंट है, एक तो मेटल M है, दूसरा है ऑक्सीजन, बराबर ना। भले उसने नहीं पता लेकिन मैं एटॉमिक मास से समझ गया। तो इसका परसेंटेज कंपोजिशन कितना था भाई, 70% था ना। इसका कितना है भाई, 30%, ठीक है। तो इसका एटॉमिक रेशियो क्या होगा मेटल का, बताओ 70/56, क्या हो गया 56। ये कितना होगा बताओ, ऑक्सीजन कितना है भाई 30/16 ना उसका मास। तो ये भी एक बार जाएगा 56 1 पॉइंट जो भी हो, फिर 16 बन जाए 16, बराबर ना। तो कितना बचेगा इसमें 14 बचेगा ना। तो 1 पॉइंट कितना आएगा 16 टेक्स 1.88 आएगा ना रे, है ना। इसको करना पड़ता है इसलिए मेरे को लॉग 16 बन जा 16, कितना आया 4, बराबर। इसमें 2 में 1 गया 1 पॉइंट, 16 9 114, 16 7 कितना होता है 16 128, 128 बोले तो कितना आएगा भाई, 10 में 8 गया 2, इधर 3 में 2 गया 1, अब यहाँ पे 0, 16 7 1.87 आ रहा है, कितना आ रहा है 1.87 आ रहा है, बराबर ना। इसका कितना आएगा बताओ, बताओ बेटा, आ रहा हो बताओ। 56 को 70 को डिवाइड किया 1.25 ऐसा आ रहा है, 10 में 6 गया 4 और इधर क्या आएगा 6 में 5 गए, ये कितना आएगा 1.2। 1.25 हाँ क्योंकि 53 है तो 150 के ऊपर हो जाएगा ना। तो ये 2 जा कर दो 2, तो 2 6 जा 12 1 ना, 2 5 जा 10 प्लस 11, बराबर ना। कितना आ गया 10 में 2 गया 3 में 1 गया 2, 5 टाइम्स जा रहा है, 6 टाइम्स नहीं जाएगा ना। नहीं हाँ तो 5 टाइम्स 5 6 5 6 30 3 है ना, 5 5 25 3 28 बराबर 280 बराबर है, ठीक है। 1 पॉइंट कितना आया 65 है ना, 25 सॉरी, हाँ 25। अब देखो यहाँ पे तुम देखो ये रेशियो देखो, दिख रहा है तुमको, ये 1.25 है, ये 1.87 है। तो मैं क्या करूंगा इसको, अब ये वाला तो ऑलमोस्ट 2 है, ये वाला तो ऑलमोस्ट 2 है, लेकिन जब तुम मल्टीप्लाई करोगे रेशियो को तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। ऐसा पार्शियलिटी तुम नहीं कर सकते कि एक को मल्टीप्लाई करो इसको होल नंबर कर दो दूसरे को ना करो, बराबर ना। तो इसमें पूरा ये 1.25 आया, ये 1.87 आया, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा 2.5, अभी भी होल नंबर नहीं है ना। अब 3 से मल्टीप्लाई करो 3.75, नहीं आ रहा रे आंसर। ये बराबर किया ना रेशियो हम लोग ने, ये रेशियो बराबर निकाला ना, 70/56 ही होगा ना, ये 1.87। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2.5 हो रहा है,
और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो चलो ये 4 हो जाएगा, है ना। ये तो 3.64 हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है भाई। अरे हाँ एक स्टेप, हाँ कौन सा बंद करूं, ये वाला। हाँ इसमें एक और चीज है, एक स्टेप में भूल रहा हूं तुमको। पहले तुमको रेशियो निकालने के लिए इसमें जो लीस्ट रेशियो बोला ना, तो जो सबसे छोटा रेशियो ना उससे सबको डिवाइड करने का है ना, ये मैंने बताया था ना तुम लोग को। तो सबसे छोटा रेशियो क्या 1.25, तो इसको डिवाइड किया 1.25 आ गया, बराबर ना। तो ये ऐसा 1 आ गया इधर, इसको डिवाइड करो। हाँ अब इसके लिए लॉग करना ही पड़ेगा भाई, इसका थोड़ी ना टेबल आएगा अपने को। तो एंटी लॉग ऑफ बताओ 1.87 माइनस लॉग ऑफ 1.25, बराबर ना। अब यहाँ पे देखो ये 1.10, 18 का 7 बताओ, 18 का 7। ये समझा क्या किया दीपाली, पॉइंट के पहले एक ही नंबर है ना, एक डिजिट है, तो मतलब कौन सा डिजिट है वो नहीं, नंबर ऑफ डिजिट इज 1, तो 1 माइनस 1 करने का, तो 0 आया। अब फिर 18 अंडर 7 देखने का लॉग में, 18 अंडर 1538 ना। फिर देख पॉइंट के पहले कितना डिजिट है 1, तो 1 डिजिट। हाँ 18 का 7, और किसका बोलो। 2718 दीपाली क्या बता रही, क्या नाम है तुम्हारा। लॉग बोला मैंने, अभी लॉग की बात करें, लॉग ऑफ दिस लिखा भी तो है ना मैंने, कुछ भी मत बताओ। देखो यहाँ पे 18 का 7 बोलो, 2718 ना। क्या तुम लोग भी 1.4 आएगा, 40। 1.40 आ रहा है, चलो ठीक है। इसका बताओ 12 का 5 0969। अब माइनस करो, 18 में 9 गया 9, इधर 0, 10 में 6 गया 4 आएगा, इधर 6 बचा, 16 में 9 गया 7, इधर 1 है ना। अब इसका एंटीलॉग बताओ 0.17 का 49, देखो 0.17 का 49, 0.17 का 49, मीन डिफरेंस ऐड, एंटीलॉग देखना 14, मीन डिफरेंस ऐड किया ना 96, पॉइंट लगा दो इधर एक नंबर के बाद। देखो दीपाली एंटीलॉग का रूल है, जो भी नंबर आएगा एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगाने का, इनटू करके 10⁻², पॉइंट के पहले क्या है 0, तो एनीथिंग रेस टू 0 इज 1 है ना। अगर यहाँ पे 2 होता तो 10⁻² करता मैं, बाहर 2 होता तो 10⁻² करता मैं। तो ये आया 1.59, क्या आया 49, 1.5। तुमने क्या बताया बेटा 1.5 ही बताया ना, 40 बताया, लेकिन एग्जैक्ट आंसर 1.5 आ रहा है, क्योंकि ये 49 है, ये 6 इज ग्रेटर देन 5, तो 1.5 लिख सकता हूँ ना मैं इसको, है ना। तो अब देखो ये 1 है, ये सिंपल होल नंबर है, ये 1.5 ये सिंपल होल नंबर है क्या, नहीं। तो नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये तो 2 होगा, तो ये इंटू 2 किया, यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम आएगा, ऐसा कॉलम बना के लिखने का। हाँ अब आएगा सिंपलेस्ट रेशियो, है ना, ये लीस्ट रेशियो था, अब ये सिंपलेस्ट रेशियो आएगा। क्या आएगा, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। यहां पे देखो यहाँ 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 2, तो ये 2 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 1.5 इंटू 2, अब कितना आएगा 3, 1 इंटू 2 2 आया ना, तो ये मेटल के लिए आया, ये हो गया M2, और ये ऑक्सीजन के लिए आया, ये A3, तो आ गया O3। ये आ गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, समझा कि नहीं। ये इसका क्या हुआ, एम्पेरिकल फॉर्मूला हुआ, किसका, मेटल ऑक्साइड का। तो इसमें इस क्वेश्चन की खासियत ये थी कि इसमें पहले तुम्हें लीस्ट रेशियो में सिंपल होल नंबर नहीं आ रहा है, तो तुम नेक्स्ट नंबर से, अगर मान लो 2 से नहीं आता ना, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता, समझा कि नहीं। ये इसके पहले वाले सब में नहीं किया ना हम लोग ने, 1 2 से, अच्छा आ गया रेशियो आ गया इसलिए ना, हाँ राउंड ऑफ कर लिया तो आ गया। नहीं रे, एक रूल जो मैंने बताया था उससे सिंपलेस्ट वाले से डिवाइड करना चाहिए। आंसर क्या था उसका, Na2CO, आंसर तो आ गया भाई, आंसर तो आ गया, लेकिन इसमें किया नहीं हम लोग ने फॉलो, नीडेड नहीं था, नीडेड ही नहीं था। देखना इसमें लीस्ट रेशियो क्या है 0. छोड़ना, आंसर है ना, आंसर है ना। हाँ अप्रॉक्स करने के बाद भी करोगे तो वही आएगा रेशियो, इसीलिए ऐसा किया। अप्रॉक्स करने के बाद हम लोग ने इसको 2 कर लिया ना, नहीं लेकिन वो रूल नहीं है जिस हिसाब से मैंने किया, इसके पहला वाला रूल यही है जो है, रूल इज दिस ओनली। आ रहा है बच्चे लोग समझ में।
तो दीपाली तुम्हारा कॉलेज टाइमिंग क्या है? अभी तो प्रैक्टिस नहीं चल रहा था 2:30 to 5. अरे एकदम रिलैक्स वाला टाइम है। ट्रेन व्रेन खाली मिलेगा तुमको, है ना? लेक्चर वगैरह चालू है वहाँ पे? अच्छा। आकांक्षा समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट वाला देखो जरा। नहीं जर्नल सब कुछ है गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो बट 11 हाँ 11th का तो सीरियसली ओवर 12th का बहुत है 12th का की बात ही अलग है. हम तो 12th ही नहीं करेंगे. ये 12th में ही करना है सारे हाँ जर्नल वही मैं बोल. हाँ वही वो कुछ हाँ 11th में क्या 11th देखो है जर्नल सब तुम दोनों का करना है इन लोगों को भी करना है. हम लोग की कॉलेज सोवर ही रहते हैं. हमारे कॉलेज नहीं है वो नहीं है. वो भी जाते वो हैं जो कौन सा कॉलेज? नवजीवन है. इंटीग्रेटेड हो ना तुम लोग वहाँ से? इसीलिए वो है. Of course. सबको लगता है कि हम इतने दूर पड़े हैं सबसे पता है कॉलेज का नाम बोलने से जब कुछ होता है वो वही बोलती तो कि नहीं मुझे भी एक बार पूछता है. मतलब मतलब वो आंटी लोग ऐसे बीच में पूछती है ना कौन सा कॉलेज है. चुप मैं बोला आंटी क्यों नहीं पता है? क्यों नहीं पता होता है? क्योंकि ये सब कॉलेज पहले थे ही नहीं। हम लोग के ज़माने में ना हम लोग सोचते थे कि हम लोग को साइंस में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा। क्योंकि देर इज टू बी ओनली सिलेक्टेड कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज ठाकुर भी, तो भी मैं सोचता था कि ठाकुर में मेरे को मिलेगा कि नहीं। फिर मुझे प्लेन साइंस मिला तो वो लोग बोले कि तो आपको CS वगैरह मिलेगा। बोला चाहिए ही नहीं, मिलेगा क्या? मेरे को चाहिए ही नहीं। आपको इंजीनियर या कुछ नहीं बनना था नहीं कुछ नहीं, हम लोग को कुछ पता ही नहीं था क्या बनना था, हमको सिर्फ पढ़ना था। हमको कुछ नहीं। हमारे टाइम ना पेरेंट्स एजुकेटेड थे किसी किसी के, लेकिन मेरे मम्मी को पता था डॉक्टर इंजीनियर, क्योंकि मेरे जो मामा है वो डॉक्टर हैं। तो इसके लिए वो बोले कि नहीं डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। लेकिन उसका प्रोसीजर कुछ पता ही नहीं था कि उसके लिए AIPMT, उस टाइम पे नीट एग्जाम को AIPMT बोलते थे, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट बोलते थे। तो वो सब खाली सुना था नाम, उसके लिए फॉर्म भी भरना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, सब कुछ पता नहीं, पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे नीट एग्जाम के लिए तुम लोग अभी से, वो टाइम में अच्छा था सब कुछ पता. हाँ आपके मामा से हाँ पूछ लेते, लेकिन जैसे बोलते ना वो यहाँ पे नहीं थे, वो किधर मतलब कि पिछले 5 गांव। और उस टाइम पे फोन तो मेरे को BSc में मिला, तो किससे बात करता मैं? हाँ, या फिर मैं गांव जाता डिसाइड करता तब। नहीं गवर्नमेंट हम लोग के टाइम पे तो नया फोन आया था BSc में, मतलब मैंने पूरा कॉलेज पूरा बिना फोन के, मैंने नहीं, बहुत लोग, फोन था ही नहीं। तो तब फिर बाद में बहुत सालों बाद वो 1100 मिला, 1100 मोबाइल निकला नोकिया का। चलो ए नहीं लिखा अभी तक, जल्दी लिखो बेटा। बीच में बैठी है ना. ए भाई वो साइड में जिससे साइड में बैठी हो मस्ती की लाइन बहुत मस्त लगी. 12th की तो बात ही अलग है. सर ये बात चला 11th 12th सबको प्राइवेट जाना और डिग्री में हर किसी को गवर्नमेंट जाना, ये बात सही है। क्योंकि डिग्री कॉलेज जो तुम्हारे जैसे नवजीवन है ना, और या बहुत सारे कॉलेज, पता नहीं लॉर्ड्स वाला डिग्री कॉलेज है, मैंने कुछ पढ़ा था वो. बजाज वाला डिग्री कॉलेज है, बजाज वाला डिग्री। बजाज डिग्री हाँ मुझे कुछ लिखा था उधर. बजाज डिग्री कुछ अरे ये सब कॉलेज अभी खुला है। कोई तो बोला था कि पुरानी हो गया? ब्रिटिशर्स के टाइम हो गया लिख के? बट वो अंदर से बहुत सही लगा. आकांक्षा हुआ लिख के तुम्हारा? ए चलो नेक्स्ट सम देखो। दीपाली तुम पढ़ो। आई के बाद क्या आता है भाई? जे आता है ना। हाँ पढ़ो बेटा, क्या लिखा है बोलो? 1 ग्राम ऑफ 1.00 grams of hydrated salt contains 0.2014 gram of iron. 0.2014 जरा अच्छे से बोलना है। हाँ ग्राम ऑफ आयरन। आगे बोलो। 0.1153 gram of sulfur. 1153 ग्राम ऑफ सल्फर। 0.2301 gram of फिर से बोलो 0.0 0.2301 gram
ऑक्सीजन और 0.4532 ग्राम ऑफ वाटर 0.45 4532 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाँ इसमें वाटर भी है हाँ फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला। इधर देखो जरा, ये जो उसने क्या बोला, जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है ना उसका सैंपल 1 ग्राम है, तो यहां पे परसेंटेज नहीं दिया तुमको। समझा मेरी बात, मैंने क्या बोला? यहां पे परसेंटेज तुमको नहीं दिया है, तुमको उसके मास से ही तुम्हें उसका एम्पिरिकल, ये मतलब ये थोड़ा अलग हो गया, इट इज लिटिल बिट, क्योंकि अब तक हम लोग ने किससे किया? परसेंटेज से किया। हाँ तुम परसेंटेज निकाल भी सकते हो लेकिन कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैं इसके मोल का रेशियो निकालूंगा। किसका? मोल का। मोल का रेशियो मास अपॉन मोलर मास करते हैं ना हम लोग, बताया था मैंने। और एक और तुम चीज कंफर्म करना चाहो, अगर सैंपल तुम्हारा जो है टोटल कितना ग्राम है भाई? 1 ग्राम है। कितना? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड सल्फेट है, क्या बोलते हैं, सॉल्ट है, सॉल्ट ही है ना ये, हाँ हाइड्रेटेड सॉल्ट बराबर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट दिया है। अब इसके मोल का रेशियो निकाल लो तुम लोग। अगर तुम इसको चाहते हो कि सही हो जाए, मतलब तुम्हें चेक करना है कि तुम जैसे 100% टोटल परसेंटेज निकाल देते, अगर ये तुम इसको ऐड करो और ये टोटल करो तो 1 आना चाहिए, और आएगा भी। ऐसे ही देखो ना, समझ में आ रहा है? 0.4 है, ये 0.2 है, 0.1 है, तो कितना हो गया? 4 2 6 2 8 हो गया, और एक 9, और ये 4 5 है ना, 2 3 सब मिला के 1 ग्राम ही हो गया। समझा कि नहीं? तो ये हो गया मास ऑफ Fe, मास ऑफ Fe। समझा कि नहीं? ये मास ऑफ क्या हो गया बताओ? सल्फर बराबर। फिर क्या आएगा? मास ऑफ ऑक्सीजन। समझा कि नहीं? और फिर क्या है? मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर। देखो H2O सीधा, ये तीनों एलिमेंट है, लेकिन ये देखो वाटर एक कंपाउंड है, बराबर ना? तो मैं इसके मोल का रेशियो निकालूंगा सीधा। और वाटर फॉर्मूला जब निकालोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला का, तो वो फॉर्मूला वाटर के ही फॉर्म में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो चाहिए, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। अगर ऐसा रहता तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास देता, फिर वो फिर से वाटर का क्यों मास देता? समझ में आया ना? उसने वाटर का ही मास दिया कि पूरे 1 ग्राम में 0.45, वो भी सबसे ज्यादा वाटर है 0.45, बाकी सब देखो कम है ना उससे, बाकी सब देखो 0.23 है, वो 0.11 है ना? तो मैं यहाँ पे फिर से कॉलम बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा एलिमेंट। क्या लिखूंगा? एलिमेंट। एलिमेंट में क्या आएगा बताओ? Fe आएगा, सल्फर आएगा, और क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा, और सीधा मैं यहाँ पे वाटर, एलिमेंट या कंपाउंड लिख सकते हो तुम। फिर इसमें आएगा इसके मोल का रेशियो, इसका मास आएगा। अब मैं परसेंटेज नहीं लिखूंगा, मैं इसका कितना ग्राम था? 0.2014, इसका कितना था? 0.1153, है ना? फिर कितना ग्राम था इसका? 0.2301, और इसका कितना था? 0.4532। अब इसके मोल का रेशियो निकालूंगा मैं। क्या निकालूंगा? मोल रेशियो, है ना? मोल रेशियो क्या होगा बताओ? ये 0 पॉइंट, इसमें तो लगेगा भाई, इसमें तो लॉग टेबल लगेगा। समझ में आया ना? इसका एटॉमिक मासेस दिया है कि तुम्हें याद रखना है? नहीं दिया है, वो लोग ने एटॉमिक मास दिया है कि नहीं भाई? क्वेश्चन में 56 32 दिया है ना, सब ऑक्सीजन 16। तो देखो इसमें 0.2014 अपॉन एटॉमिक मास इसका कितना हुआ? 56। इसमें करो 0.1153 अपॉन इसका एटॉमिक मास सल्फर का कितना? 32। 0.2301 इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 16। 0.4532 इसका एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक नहीं, मोलार मास लेंगे अभी वाटर का। वाटर है ना वो एलिमेंट थोड़ी ना है। तो देखो यहाँ पे अब इसका निकालो, इसका लॉग देखो, ये देखो कल के जैसा लॉग देखो। इधर पॉइंट के पहले कितना डिजिट है भाई? 1, लेकिन वो डिजिट क्या है? 0 है, तो 0 - 1 करने का। अगर बाकी और कोई डिजिट रहा तो हम नंबर ऑफ डिजिट -1 करेंगे, बट हियर इट इज दैट डिजिट इज 1 बट दैट डिजिट इज 0, इसलिए 0 - 1, इसलिए बार 1। अब 0.20 का 1/4 देखो, 0.20 का 1/4, 0.20 का 1/4 देखो जल्दी। देखो जहां से सिमिलर न्यूमेरिकल आएगा वहां पे मैं बंद कर दूंगा, उसके बाद तुम लोग घर पे सॉल्व करना। समझ में आया ना? ये सिमिलर है, हाँ सम सिमिलर। अरे क्या बोलोगी तुम? उसमें कैसा था? मेटल ऑक्साइड का पूछा था, है ना? हाँ बोलो बेटा। 40 ना, सब मेन डिफरेंस ऐड किया ना, -56 है ना? अब देख 2 डिजिट है, 2 डिजिट -1, 56 का 0 कितना है बोलो? 7482 माइनस करो,
10 में 2 गया 8, इधर 3 बचा, है ना। 13 में 8 गया 5 आएगा, इधर 10 था तो 9 में 4 गया 5, इधर 2, 12 में 7 गया 5, है ना। अब देख इधर इसने इसको 1 दिया ना, तो ये -1 ऑलरेडी है, अब ये -2 हो जाएगा। उसने इसको तो बार 2 हो गया ना वो, तो बार 2 मतलब -2 माइनस ऑफ -1, बराबर ना। माइनस ऑफ 1, -1 नहीं, बार 2 ये बना माइनस, तो ये बार 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझा ना। बार 2 मतलब -2 -1। अब इसका एंटी लॉग लेना है, क्या लेना है, एंटी लॉग 0.5, इसका एंटी लॉग ले रहे हैं हम लोग। 0.55 का 5 देखो, 0.55 का 5 देखो, और फिर 8 मीन डिफरेंस देखो। आ रहा हो, समझा ना ये लॉग, बार 1 क्यों लिखा। हाँ मीन डिफरेंस ऐड किया 3598 पॉइंट इंटू 10⁻⁻3, बाप रे क्या आ रहा है, 0.003598 आ रहा है, अजीब सा आ रहा है। चलो देखते हैं, ठीक है, ये इसलिए मैं ये सब सम करा रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये बार 1, 11 का 5 3 देखो, 11 का 5 3, सर इसका आंसर आएगा 0.0036। हाँ वही बराबर है, 3598 मतलब 0.0036 ही हुआ ना। नहीं, सेकंड वाले को कितना आएगा, 0.0036। अच्छा 0.0036। चलो ठीक है, लॉग बता दो, 11 का 5 3 बोल दो, बता दो बेटा। आंसर तो उसने बता ही दिया, कहाँ से देख के बोलो, तुम कर रहे हो क्या, अच्छा सही है भाई, तुम्हारा कैलकुलेशन स्ट्रांग है, हाँ? मानना पड़ेगा। बोलो क्या हुआ, थक गए तुम लोग लॉग निकाल कर, कोई बोल ही नहीं रहा है, लॉग टेबल सिर्फ लेके बैठे हो। देख अभी बोली किस चीज का, कब से पूछ रहा 11 का 5 3 बताओ तो मैं फिर मैं लाके दूं टेबल, क्या 1304 1153 बराबर ना। फिर 32 का 0 बताओ, ये देखो 2 डिजिट है तो 5051। इधर देखो दीपाली, ये 2 डिजिट था तो 2 - 1 किया, देखा ना, बराबर। अब देख 4 में 1 गया 5, नहीं रे 3, 4 में 1 गया 3 आता है, फिर 10 में 5 गया 5, इधर 2 बचा, बराबर। इसने इसको दिया ना, 11 में 5 गया 6, बराबर। अब ये बार 2 हो गया, फिर से बार 2 - 1 बार 3 हो जाएगा। अब इसका एंटी लॉग बोलो, 0.62 का 5 3 बोलो, 0.62 का 5 3, एंटी लॉग में देखो, सब लिख रहे हो तुम लोग, बताओ क्या देख रहे हो तुम लोग, 0.6, तो तुम्हारा आंसर 0036 कैसे आया भाई, दिखा क्या देख रही तू, 62 का 5 62 का क्या क्या 0.11 अपॉन 32 ही किया ना। इसके पहले वाला लॉग बता, लॉग दिखा बराबर है क्या, 11 का 5 ये लॉग है ना, 11 का 5 देख गलत बताया ना, 11 का 5 0607 है, देखा ना, गलत बताया ना तुम लोग ने, 060, और मैंने क्या लिखा है 1304। क्या बता रहे हो तुम लोग, कहाँ देख रहे हो, फिर गलत बताओगे तो आंसर तो गलत ही आएगा ना। बता भाई, ए बता 11 का 5 3 बता। लग रहा है अनुष्का कुछ डिस्टर्ब है आज, ऐड किया ना 0607 प्लस 11 भी है ना, मीन डिफरेंस ऐड करना होता है, 7 1 8 1 0618, 06 क्या आया 18, बराबर ना। अब 32 का 0 बता बेटा, 5051। अब देखो 8 में 1 गया 7, 11 में 5 गया 6, बराबर है ना। फिर इधर 5, फिर 10 में 5 गया 5। जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ ना, तुम लोग भी देखते रहने का, क्योंकि फिर वेरीफाई हो जाता है तुरंत। फिर देखो इसने इसको दिया तो ये बार 2 हो गया, क्या होगा बार 2 - 1 तो -3 हो गया। अब देख 0.55 का 6 7 देखो, 0.55 का, क्योंकि तुम लोग भी चेक करोगे ना तो कहाँ रॉन्ग हो रहा है, या तो जिसने देखो अभी लॉग का मिस्टेक बताया तो दूसरा कोई भी देख रहा हो तो चेक हो जाएगा ना कि भाई कि तुमने क्या देख रहे हो। नहीं नहीं सब देख रहे हो तो सब देख के बोलो, तुमको आया ना 35, देख यहाँ पे 3598 बराबर, पॉइंट इंटू 10⁻³ करेगा तो यही आंसर आएगा, क्योंकि इसको 3.6 लिख सकते हैं ना हम लोग, बराबर ना। देखा आया ना, अभी लॉग गलत रहेगा ना तो फिर गया। फिर अब देखो इसका बार 1
बार 1 23 का 01 देखो इसका आएगा 0.01500 0 पॉइंट लेट मी चेक नहीं 0.14 आएगा। चलो आगे बोलो लॉग बोलो। तो 3619 3619 ना मीन डिफरेंस ऐड किया ना 19 मीन डिफरेंस ऐड किया ना। अब बताओ 16 का 0 बताओ 16 का 0 2041 देखो अब इसको माइनस 9 में 1 गया 8 11 में 4 गया 7 इधर 5 बचा 2 में से 2 गया 0 बराबर नहीं एक ही आएगा यहाँ पे इधर 1 ही आएगा इसने इसको कुछ दिया नहीं ना 1 इधर देख बेटा इधर देखो -1 -2 ही आएगा ये बराबर। अब इसका एंटी लॉग निकालो 0.15 का 78 0.15 का 78 हाँ 14 you are close to answer but your answer is not correct समझ में आया 1438 बराबर ना पॉइंट इंटू 10 रेस टू क्या करने का देखिए इधर बार 2 है तो -2 करने का तो ये आएगा 0.0 बस 014 है ना बेटा 1438 ठीक है। अब इसका वाला देखो ये बार 1 आएगा 45 का 32 देखो 45 का 32 मीन डिफरेंस ऐड किया 6563 ए इधर देख 2 डिजिट है -1 18 का 0 बता 2553 है ना माइनस देख 3 में 3 गया 0 6 में 5 गया 1 5 में 5 गया 0 6 में 2 गया 4 ये बार 2 हो गया बराबर ना। अब एंटी लॉग में देखो 0.40 का 1 देखो मीन डिफरेंस तो है ही नहीं 0 है तो मीन डिफरेंस नहीं होगा 2518 पॉइंट इंटू 10 रेस टू क्या आएगा -2 तो ये कितना आएगा 0.02518 देखो तीनों रेशियो अलग अलग है बट इसमें से मेरे को क्या निकालना है लीस्ट रेशियो निकालना है क्या निकालना है लीस्ट रेशियो। तो नेक्स्ट कॉलम बनेगा लीस्ट रेशियो का। तो इन तीनों में चारों में सबसे छोटा रेशियो कौन सा है ये 0.02 है 0.01 है ये देखो 0.036 इस सबसे छोटा तो इससे सबको डिवाइड कर दो तब तुम्हें लीस्ट रेशियो मिलेगा 0.00 ये ऑलमोस्ट 0.036 ही है दिख रहा है तुमको तो ये भी 0.036 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 1 इसको डिवाइड करो 0.036 इसको डिवाइड किया 0.036 तो आंसर क्या आएगा 1 ठीक है। फिर इसमें नहीं आएगा देखिए इसमें लॉग लेना पड़ेगा 0.01438 अपॉन 0.0036 4 टाइम्स से जा रहा है लग रहा है 4 टाइम्स 36 चौक 144 होता है 36 नहीं 72 तो 144 हाँ अरे देखना डबल है ना देखना ये 36 दिख रहा है 36 का डबल कितना होता है 72 का डबल कितना होता है 144 तो तुमने 36 का कितना टाइम किया 4 टाइम्स किया ना बराबर ना क्या है तो सिंपल है ना भाई तुम्हारे पास 100 रुपए है तो तुम्हारे पास 10 रुपया 10 टाइम्स है ये तो कॉमन सेंस है। हाँ अगर मैंने आपको बोला तुम्हारे पास 100 रुपए तो तुम्हारे पास 10 रुपये भी है भाई उस 100 रुपए में 10 रुपए आता है मैंने बोला नहीं कि तुम्हारे पास 10 रुपए है ना समझा कि नहीं। तो ये 4 टाइम्स ही आ रहा है ना देख रहे कि लॉग से करो हाँ ऑलमोस्ट 4 आ रहा है ये 1 आया तो इसको लिख देता हूँ मैं 4 लॉग नहीं ले रहा हूँ लेके दिखाऊं क्या ए इधर देखो दीपाली जरा इस सिचुएशन में जब तुम लॉग लोगे देखो पॉइंट के पहले 0 है और उसके बाद भी एक 0 है तो वहां पे बार 2 लिखने का क्या लिखने का हाँ अब देखिए यहाँ पे 0.0036 है तुम भी देखो हाँ 0 पॉइंट देखो पॉइंट के पहले 0 है फिर 0 है फिर 0 है तो बार 3 लिखने का 0.0 है तो बार 3 तो मैं समझाना चाहता था लेकिन मेरे को टेबल से मिल गया तो मैं तुरंत 4 टाइम्स लिख दिया है ना यहाँ पे लॉग दिखाने की जरूरत नहीं है ठीक है ये 4 टाइम्स गया 36 चौक 144 होता है भाई। अब देखो ये 0.0258 अब देख तुम बोली ना कैसे टेबल आता है आएगा कि नहीं देखते भाई डिवाइड बाय क्या किया भाई 0.0036 इतना बड़ा टेबल नहीं आएगा मेरे को 36 चौका 144 36 8 टाइम्स जाएगा शायद 8 टाइम्स जाएगा शायद 7 टाइम्स जाएगा 7 टाइम्स चलो देख लेते अब देखो लॉग ले ही लेते चलो एक का देखो हाँ अब बता इसका बेटा दीपाली देखो यहाँ पे 0.0 है ना तो बार 2 25 का 18
आज तुम्हें लॉग पूरा क्लियर हो जाएगा। 25 का 1/8 कितना आएगा भाई? 399,997 है ना, प्लस 14। मीन डिफरेंस ऐड करते दीपाली, मीन डिफरेंस ऐड करते। 7 4 11, 1 9 1 10, 1 11 हो गया, फिर 9 1 10 हो गया और 4 है ना, तो ये 4011 आया, 11 ये पॉइंट है। अब देख यहाँ पे क्या आएगा बता दीपाली, बता क्या लिखूं यहाँ पे? बार 3 एग्जैक्टली, समझा कि नहीं? माइनस, अब 36 का 0 देखो जरा, लॉग में देखना, 5563 माइनस करो, 11 में 3 गया 8 बराबर, इधर 0 बचा ना, तो 10 में 6 गया 4, इधर 9 बचा, 9 में 5 गया 4, इधर क्या बचा 3, 13 में 5 गया 8 बराबर। अब ये बार 2 है तो ये क्या बन जाएगा, इसने इसको एक दिया ना और माइनस बन जाएगा वो, तो वो बार 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इधर देख बार 3 इधर है, फिर माइनस है, फिर बार 3 है, मतलब -3 है, तो -3 + 3 ये 0 हो जाएगा। समझा ना? देखा, कैलकुलेशन इज मेड इन दैट वे। ऐसा इतना स्मार्ट रहते जो टेक्स्ट बुक बनाता है ना, जो क्वेश्चन बनाता है भाई, उनको मानना पड़ेगा। वो कैसा सोचते हैं कि देखो कि वो ऐसा ही नंबर वो लोग ने सिलेक्ट किया ताकि वहां पे ऐसा हो गया। समझ में आना? एंटी लॉग देखो, इसका पॉइंट समझा नहीं? समझा ना? अब देखो इसका एंटी लॉग 0.84 का 48 देखो, 699 देखो बच्चा, देखो 6995 बराबर। अब पॉइंट, एक नंबर के पॉइंट इंटू 10⁻0, तो आया ये ना 6.99, ऑलमोस्ट 7 आया ना। मैं बोल रहा था ना 7 ही आएगा, बोल रहा था कि नहीं? तो क्या आया अब देखो बताओ। अब ये किसके लिए था? Fe के लिए, Fe बराबर। ये किसके लिए था? सल्फर के लिए, उसका भी 1 आया, इसका भी 1 आया। ऑक्सीजन का 4 है, मतलब ये FeSO4 है, फेरस सल्फेट बराबर ना। और वाटर का है, ये किसका है? 7 किसके लिए? वाटर के, मतलब इट इज 7 टाइम्स ऑफ H2O, हेप्टाहाइड्रेट है। क्या ये हम लोग ने पढ़ा था ना लास्ट टाइम, डेकाहाइड्रेट है ना वो सब। तो ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? हाँ हाँ वही होगा ना, FeSO4 है ना, 7 टाइम्स H2O लाया ना आंसर, लिखा नहीं है ना, तो यही है ना भाई, वही रहेगा। आ रहा है बच्चे लोग समझ में? तो समझा हाउ दिस वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला प्रॉब्लम। ये मोल का रेशियो है। ये मोल रेशियो मतलब क्या कि इसको सिर्फ मोल ही लिख दो, तुमको ऐसा नहीं। तो मोल बराबर क्या होता है बताओ? मास अपॉन मोलार मास होता है कि नहीं? मैंने बताया था ना, n बराबर बताया था ना फॉर्मूला, n बराबर मास अपॉन मोलार मास, तो ये मोल्स है, तो ये मोल। अब ये मोल का रेशियो हुआ है, वही लिस्ट रेशियो को मोल का रेशियो बोलते हैं। उसके बाद सिंपलेस्ट इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें सिंपलेस्ट रेशियो करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, सबका सब होल नंबर ही आया ना। इसको कॉलम बना लो। मैं पता है तुम लोग को हर बार लॉग क्यों लेता हूं, पता है तुमको? ताकि मुझे भी खुद को याद हो जाए कि इस नंबर का लॉग क्या होगा। तो जब तक तुम लोग खुद नहीं लोगे ना, मैं तुम्हारे मेमोरी में घुस करके प्रिंट नहीं कर सकता कि इसका लॉग ये होगा, until and unless you write it, you don't। मतलब अभी देखो ये लॉग टेबल देख ही नहीं रही है, अनुषा भी लॉग टेबल देख ही नहीं रही, तो इनको कैसे वो नंबर याद होगा? जो जेई और नीट वाले बच्चे होते हैं ना, उनको लॉग 1 to 10 जो होता है ना वो याद होता है। और फिर उसका एंटी लॉग लगा लो ना, एंटी लॉग ना वो वही नंबर होता है जिसका तुम लॉग ले रहे हो। समझ में आ रहा है? बिकॉज लॉग एंड एंटी लॉग दे आर बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। लॉग कौन है, एंटी लॉग होता है। हाँ टेस्ट है ना, तो इसमें ना मुझे डाउट हो रहा है, ये एटॉम का और एटॉमिक मास और ये सब डेफिनेशंस लर्न करने पड़ेंगे। हाँ, तो इसमें जो टेक्स्ट बुक का भी मैंने एक डेफिनेशन लिखाया था, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर। तुमने लिखा ही नहीं? एटॉमिक मास इज, कहीं तो लिखा था रे, इट इज द सम ऑफ, लिखवाया था। नहीं लिखा रे, नहीं लिखा तुमने। ये भी है उसी का, ये तो टेक्स्ट बुक का ही है। और एक डेफिनेशन था, इट इज द सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम which all the atom of element which constitute the molecule। देखिए यहाँ पे लिखा है, पहला ही लाइन है टेक्स्ट बुक का। वो तो मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिया ना, क्योंकि नहीं तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते तुम लोग? तुम देख रहे हो ना, हम लोग ने एम्पिरिकल फार्मूला का रूल तो एक ही पढ़ा है, लेकिन हर जगह पे कंडीशनल अलग हो रहा है ना। हाँ, ये इसका फर्स्ट चैप्टर का चाहिए। अच्छा हाँ, देख molecular mass of the substance is the sum of average atomic masses of all the atoms of element which constitute the molecule।
और ये वाला तो मैंने लिखवाया है, इसके पहले वाला यही वाला है, कहाँ गया लॉग? मतलब जहां देखो कैलकुलेशन जहां पे डिफिकल्ट है वहां पे लॉग यूज करना है, क्योंकि हर का देखो है ना, ये तो मैं इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ रहा हूँ कि ये मुझे इतना बड़ा टेबल का, मैं तो तुमको 25 तक बोल रहा हूँ, ये तो भाई 35 36 का कर दे रहा है कैलकुलेशन, तो मैं इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना, मतलब इसने टेबल नहीं याद किया, ये कॉमन सेंस यूज कर रहा है। जैसे मैंने वहां पे नहीं यूज किया, मैंने ऊपर देखा क्या 0.1438 है, नीचे क्या 0.036, अगर पॉइंट हटा दिया जाए, अगर मान लो पॉइंट को हटा दिया गया मल्टीप्लाई करके, ऊपर तुमने 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया, तो पॉइंट हट गया, तो तुम देखो ना 143 इज है ना 36 का कितना टाइम्स है, 143 इज 4 टाइम्स ऑफ 36। फिर क्या मेरे को 36 का टेबल आता है क्या? नहीं, मैंने क्या देखा 36 का डबल 72 होता है, और 72 का डबल कितना हुआ 144, तो 36 का मैंने क्या कर दिया 4 टाइम्स कर दिया ना, तो वो 4 आ गया, तो मुझे लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ी। बट ये तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा, बाकी चीजें तुम डेवलप कर रहे हो ना, तुम कोई भी ऐप देखते हो तो कैसे बोलते हो अरे इसमें ये स्नैपचैट में ये भी कर सकते हो, कैसे तुम अपना दिमाग लगा रहे हो, यू आर इंटरेस्टेड ना, मूवी देखते हो तो समझ में आता है ना, एक पल के लिए भी एक नजर नहीं हटती अपनी, समझ में आ रहा है? क्यों हम लोग कभी कभी मूवी देख के आओ तो मैं सर दुखेगा, क्यों पता है? क्योंकि तुमने उसको एकदम ध्यान से देखा है। मैं धुरंधर देख रहा, तो धुरंधर इस 4 आवर्स का मूवी है, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी ना, साला मेरे को ना 3 घंटा तो देखा मैंने, मजा आ रहा था तो देख रहा था, लेकिन 4 आवर्स अगर तुमने कॉन्सेंट्रेट कर लिया कंटिन्यूअस और मूवी खत्म ही नहीं हो रहा था, है ना, मेरा सर दुखने लगा, मतलब मूवी देखने के बाद सर के, तो फिर मैंने देखा कि हम लोग ने कॉन्सेंट्रेट किया इसके ऊपर, समझ में आया ना? 4 घंटा तुम बुक पढ़ सकते हो कंटिन्यूअस एट स्ट्रेच पढ़ सकते हो, आंख से पानी आता है, मैं कल पढ़ रही थी। हाँ, लेकिन मूवी देखते हो ना उसी आंखों से देख रहे हो ना, तो ऐसा पार्शियलिटी क्यों कर रहे तुम लोग? नहीं, आंख से पानी आ जाता है दोनों चीजें देखते हाँ, हुए, फिर focus करते रहे। क्योंकि मैंने इतना लंबा मूवी कभी नहीं देखा था थिएटर में बैठ के। हम लोग जब भी मोबाइल पे मूवी देखते, कभी भी वेब सीरीज वगैरह देखते, तो हम लोग पूरा कभी नहीं देखते, सोचते चल पूरा बाद में देखते, कंटाला आता है, क्यों? कॉन्सेंट्रेट करते हम लोग, तुरंत नींद आ जाता है। ये भी साइकोलॉजी ना कि हम बार-बार देख सकते हैं थिएटर। हाँ, वो तो साइकोलॉजी है, लेकिन भले भी कितना भी इंटरेस्टेड मूवी हो, लेकिन क्या बोले चल बाद में देखेंगे, इतना देख लिया ना बाद में देखते, समझ में आया ना? डन। नेक्स्ट कौन सा? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन 20%, ये तो मॉलिक्यूलर मास इज फाउंड, फाइंड द मॉल। अब इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, अब तक तुम लोगों का क्या पूछे थे? अब बस हाँ, ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, समझ में आया ना? के तक पहुंच गए, अब मैं वी फॉर वैन तक नहीं जाऊंगा, समझ में आया ना? ठीक है, किंग तक, के फॉर कपिल सर भी है ना भाई इसके लिए, हाँ इसके लिए मैं के पे रुक रहा हूँ। एल से किसी का नाम आता है क्या? नहीं। एम से आता है किसी का? किसी का नहीं। एन से, ओ से कोई नहीं, पी से नहीं, ठीक है, के से ही आता है, बात खत्म, ठीक है? सर आर से आता है किसी का? आर से किसका आता है? अरे अब तो आर तक कराना पड़ेगा। नहीं नहीं, देखो मैं इसका भी नाम, सॉरी यार भूल गया मैं नाम, मुझे तो ए पे ही खत्म कर देना चाहिए था। आ रहा हूँ, ए फॉर आ रहा हूँ, है ना? सर ए फॉर आकांक्षा भी था। ए फॉर आकांक्षा, राइट। अनुष्का, अनुषा, सर ए से बहुत लोग हैं क्लास में, मेजॉरिटी ए की है, डी से स्क्वायर है, मैं ठीक है यार, डी स्क्वायर बुलाना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से, हाँ तो फिर दोनों सुनेंगे। क्या चाहिए देखो, मेरा भी नहीं सुना है, जो मैं सम करा रहा हूँ इससे तुम्हारा एमसीक्यूज का एकदम मतलब बोलते हैं ना वो बन रहा है, क्या बोलते हैं, एकदम बेस बन रहा है। और तुम टेक्निक देखो कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि एमसीक्यूज करते समय तुम्हें लॉग टेबल अलाउड नहीं है, रूल है, मतलब क्यों नहीं है, मतलब हाँ कॉम्प्लिकेटेड नंबर देंगे, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं देंगे ना। जब मैं ऐसे नंबर को ऐसे कर रहा हूँ राउंड ऑफ, तो वो तो ऐसा दिखेगा 12 फोर्स है 12 फाइव ऐसा करके दिखेगा, डिवाइड 50। सीटी राउंड ऑफ करके होता है, सीटी क्या जेई पूरा होता है, लेकिन जेई वाले उतना लेवल बढ़ा देते ना कि कुछ नंबर के लॉग तुम याद रखो, और अगर उसने कोई अगर जेई में कोई आड़ा टेढ़ा नंबर का लॉग दिया ना, तो लोग ब्रैकेट में उसका वैल्यू लिख के देते हैं, लॉग ऑफ मान लो 0.897 है ऐसा, तो लोग लिख के देंगे, क्योंकि उनको मालूम है अगर बच्चा कैलकुलेशन करेगा
तो ये इधर ही अटकेगा वो, तो इसलिए उस क्वेश्चन को भी पूरा पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग को तो फिर इसके एकदम सिंपल नंबर आएंगे ना। हाँ सीईटी एक नंबर का पपलू है, समझ में आ रहा है पपलू मतलब, हाँ सच्ची में बोल रहा हूँ। लोग क्यों बोलते हैं पहले- CET और नीट का लेवल सेम है? नहीं फिजिक्स के लिए भी एक नंबर का पपलू है, सच बोला तुमको। तो ऐसा क्यों होता है नीट और CET का लेवल सेम? कौन बोलता है, किसने बोला? फिजिक्स के साथ बायो में देखो कैलकुलेशन नहीं होता, तो तुम उसका लेवल का बात नहीं कर सकते। तुम जितना उसमें वेल इन्फॉर्म रहोगे तुम आंसर देते जाओगे। फिजिक्स के सर बोल रहे समझ थे, में आया? मैथ्स की मुझे बोलती है कि नीट और CET का लेवल अब सेम देखो मैं हमेशा तुमको मोटिवेट ही करूंगा, मैंने बोल दिया पपलू है इसका मतलब तुमको फिर अच्छा लगेगा ना फिर, वरना पहले मैं जब सीईटी पढ़ता था ना तो मैंने मैं एक क्लास पढ़ा रहा था, सीईटी का क्वेश्चन ही कर रहा था हम लोग ने, तो हम लोग ना पूरा सिलेबस बाकी था। मालूम मैंने एक लेक्चर में, एक लेक्चर 2 घंटे का था, 4 चैप्टर का सीईटी का क्वेश्चन सब सॉल्व कर दिया, PYQs। हाँ 2025 का सॉल्व किया, 24 का और 23 का। क्यों मालूम है? ये देख इसका आंसर, तो बच्चे भी बताने लगा सर इसका आंसर ये है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ही वैसा रहता है। समझ में आया ना? तो इस तरह से सीईटी का सॉल्व किया था। लेकिन नाउ यू आर द स्टूडेंट ना, तो तुम्हें वो कॉन्फिडेंस, अगर तुम जेई वगैरह का प्रिपेयर कर रहे हो तो मेरे तो लगता है तुम तो बहुत फटाफट कर रहे हो, जिस हिसाब से तुम कैलकुलेशन कर रहे हो। समझ में आ रहा है? आकांक्षा भी कर सकती है, तुम लोग भी कर सकते हो सर जेई नहीं कर मन ही नहीं करता। सर जेई में मजा ही नहीं आएगा करने में। जे के बाद नहीं करना है, जो काम में मजा नहीं है वो करने। हाँ जिंदगी जीने, जेई में प्रेशर, हाँ। जबरदस्ती का प्रेशर लगाते रहते वो तो है ही कि जेई नहीं करोगे तो मतलब दुनिया खत्म वाला प्रेशर। नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम VJTI से इंजीनियरिंग कर लो, यू आर ऑल इक्विवेलेंट टू IIT इंजीनियर, IITN इक्विवेलेंट। ब्रिटिशर का टाइम का कॉलेज है। हाँ उस टाइम का। तो अच्छा जितना महीना से वो अबे हाँ सर अरे वहां से उसको पूछना, पत्थर का ही सब कॉलेज है वहाँ पे, है ना रे खालसा कॉलेज के बगल में है ना VJTI, उसको पूछना, फोटो खींच के लाके दिखाएगी। उसके बाद खालसा भी ब्रिटिशर्स के टाइम पे अच्छा निकाला। हाँ बहुत गंदा देखा, देखा बोली ना गंदा देखा। तुमको क्या लगता है ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे थे क्या? एक नंबर के चोर थे लोग। उनका आर्किटेक्ट अच्छा था। हाँ। उनका आर्किटेक्चर अच्छा था। आर्किटेक्ट वो टाइप का अच्छा था। अब वो एकदम बिल्डिंग सब ऐसे हो गए हाँ। गिरने वाले तुम दादर के साइड जाओगे ना तो सारे तुम्हें बिल्डिंग्स वैसे ही दिखेंगे, सब वही कुछ बिल्डिंग पे कुछ कलर विलर भी नहीं रहता है, वो काला काला दिखते ही रहता है सब, ग्रे कलर का। हाँ हाँ सब वैसे ही है। लेकिन जिसका प्रॉपर्टी है ना उसके पास बहुत पैसा है वहाँ पे भी, बहुत। वो लोग जिसको भाड़े पे देते हैं, लाख रुपया भाड़ा लेते हैं महीने का वहाँ पे। दादर विदर साइड में जितने भी लाख रुपया भाड़ा, 75,000 भाड़ा तो ठाकुर विलेज में है। मतलब वो साउथ बॉम्बे है ना, इसके लिए। अच्छा खालसा कॉलेज का जो VJTI है उसके सामने ICT भी है ना, ICT भी देखा। चलो एक कर लो, K फॉर कपिल होता है भाई, एक बस क्या मेरे नाम। हाँ चलो, हाँ चलो बताओ, दृष्टि पढ़ो पढ़ो। An organic compound containing oxygen, carbon, hydrogen and nitrogen contains 20% carbon, हाँ 6.7% hydrogen हाँ and 6.7% हाइड्रोजन एंड 46.6 46.7 बोला ये नहीं, 46.67 nitrogen, फिर से बोलो। 20% कार्बन है, हाइड्रोजन का कितना है? 6.7 ना, तो बराबर लिखा ना, तुम क्यों हंस रहे थे? अच्छा बोलो 46.67% of nitrogen. 6-7% ऑफ नाइट्रोजन। और Its molecular mass was found to be 60. देखो मॉलिक्यूलर मास दिया है ये लोग ने, मॉलिक्यूलर मास मतलब इसको मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं ना, है ना? कितना आया? 60 कितना बोला? 60 आया ना? हाँ आगे बोलो। Find the molecular formula of the compound. फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। देखो इसमें 2-3 फॉर्मूला लगेगा, 2-3। ए इधर देखो, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन है, ये परसेंटेज ऑफ क्या है? कार्बन। ये परसेंटेज ऑफ क्या है? हाइड्रोजन। ये परसेंटेज ऑफ क्या है? नाइट्रोजन।
तुमको देख के ही पता चल रहा है कि ये टोटल 100% नहीं है ना। तो इसमें से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा। परसेंटेज मतलब वहां पे ऑक्सीजन का भी जो वो लोग ने दिया नहीं है, तो 100 माइनस करूंगा, माइनस करके इसको ऐड करो 20.00 6.70 46.67%, बराबर ना। दीपाली समझ में आ रहा है ना, टोटल 100 नहीं इसके लिए। देख यहाँ पे 7 7 6 13 हो गया, ये 1 6 6 12 1 13 हो गया, बराबर। 4 कैसे रे 53 63 होगा ना, देखना 4 2 6 73 आ रहा है, समझ में आया ना। 73% ऑक्सीजन का, इतना बड़ा परसेंटेज वो लोग ने दिया ही नहीं है, सोचो। मतलब बाकी सब दिया चिंदी वाला, लेकिन जो दिया, अच्छा कुछ भी रहे, चाहे बड़ा हो चाहे कम परसेंटेज, तुम्हें निकालना तो पड़ेगा ही, समझ में आया ना। तो फिर से मैं क्या करूंगा, एलिमेंट, फिर क्या लिखूंगा मैं, परसेंटेज कंपोजिशन। यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन दिया है भाई, है ना। इसके पहले वाले सब में क्या दिया था, मासेस दिया था, इसलिए मैंने मोल रेशियो निकाला। अब मैं क्या निकालूंगा, एटॉमिक रेशियो। क्या, एटॉमिक रेशियो बराबर क्या होगा बता, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइड बाय क्या होगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। ये इधर एलिमेंट, ये हो गया। बता कौन सा एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन है। इसका परसेंटेज कितना है भाई, 20। इसका कितना है 6.7। इसका कितना है भाई 46.67। इसका कितना है भाई 73.37। अब एटॉमिक रेशियो देखो, 20 अपॉन कार्बन कितना होता है 12, 12 कम 12, देख कर दिया ना उधर, देख ना 73% आ गया ना। अच्छा नहीं किया क्या, अरे सॉरी 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 सॉरी, तो 100 माइनस, मेरे को लगा आंसर आ गया 73.37 माइनस करो, कितना आएगा बताओ। 10 में 7 गया 3, 9 में 3 गया 6, 9 में 3 गया 6, बराबर। इधर कितना बचा, 9 में 7 गया 2, 26%, बराबर ना। तो इसका आया भाई, सॉरी हाँ भूल गए, कितना आया 26.63%। मैंने बोला ना, चाहे बड़ा परसेंटेज हो चाहे छोटा परसेंटेज, कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। तो देखो ये कितना आया, देख ये बेटा यहाँ पे देखना, 12 कम 12 8 बचा, 12 6 72, फिर से 8 बता 1.66 आ रहा है, बराबर ना। देख अब इधर जरूरत नहीं पड़ी मुझे लॉग टेबल की, तो जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं करने का। तो ये 6.7 आया, डिवाइड बाय क्या करूंगा 1, तो 6.7 आ गया। ये देख 46.67 आया। एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है। अब बता कैसे, 14 3 42, 14 3 जा होता है 42, तो कितना बचा 4 बचा, फिर से 3.3 आया, है ना। फिर कितना बचा, फिर से वही 3.33, बराबर ना। आ रहा है ना बच्चे लोग 3.33। अब देखो यहाँ पे 26.63 अपॉन कितना आएगा, ऑक्सीजन का मास 16, 16 बन जा 16 हो गया, तो कितना बचेगा 10 बचेगा, है ना। 16 17 112 16 16 6 आएगा, 1.66 ही आ रहा है, बराबर ना। अब देखा किधर भी मैंने लॉग नहीं लिया, कितना स्मार्ट हूं मैं देखो, है ना, किधर भी मैंने लॉग नहीं लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसका लीस्ट रेशियो निकालूंगा। क्या निकालूंगा, लीस्ट रेशियो, बराबर ना। तो देखो यहाँ पे लीस्ट रेशियो कैसे निकालने का, जो सबसे छोटा रेशियो उससे सबको डिवाइड कर दो। इसमें सबसे छोटा कौन सा है 1.66 है, तो 1.66 डिवाइड बाय 1.66 कितना आया 1। 6.7 डिवाइड बाय 1.6 ये कितना आएगा भाई, ये ऑलमोस्ट 1.5 है। 15 चक 90 15 चक 15 चौका 60, 4 टाइम्स आ रहा है ना, 4 टाइम्स है ना, 16 4 16 आया ना, 4 आ रहा है क्या भाई, नहीं आ रहा है, 4 टाइम्स नहीं आ रहा है, 16 चौका जो 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना, ऑलमोस्ट 4 ले रहा हूँ अभी के लिए, ले रहा हूँ, नहीं तो हम लोग लॉग से करेंगे, ठीक है। 3.33 अपॉन 1.66 है ना, इसको करेंगे तो कितना आएगा 2 चौक 12 2 चौक 12 13 2 चौक 12, बराबर है। ये कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स 1.6 का, अरे भाई 1.5 का डबल 3 होता है ना, तो 1.66 का डबल क्या होगा, वही होगा ना। देख 1.66 अपॉन 1.66 कितना है 1, ऑलमोस्ट सब सेम ही आ रहा है। तो वो 1 किसका हो गया, कार्बन का। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आ गया, क्या आया, मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज C1H4N2 और ऑक्सीजन O, है ना, ये आया, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। CH4N2O, CH4
N2O है ना, ये मेरे को लगता है ना ये है, क्या बोलते हैं, क्या यूरिया है, पता है यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है ना 60, वही है वो। देखना N2 मैं बताया था ना, NH2 NH2CO बताया था ना, आ गया आंसर। तो मॉलिक्यूलर वेट क्यों दिया भाई, सुनो सुनो, फाइनल आंसर तो आ गया, क्योंकि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला सेम है, आंसर तो आ गया। ये एमसीक्यूज के लिए टेक्निक है, लेकिन तुम्हें अगर इधर सॉल्व करना है जैसे क्लासेस के टेस्ट में, तो तुम्हें इसका ऐसे निकालना पड़ेगा, सिंस मॉलिक्यूलर वेट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैंने बताया था ना मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ये फार्मूला n इंटू इंपेरिकल फार्मूला होता है, तो n बराबर क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट, मतलब मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला वेट, क्या, तो इंपेरिकल फार्मूला वेट कितना आएगा इसका, इंपेरिकल फार्मूला वेट देख कितना कार्बन है, एक, प्लस 4 इंटू, ये इंपेरिकल फार्मूला वेट लिखा हुआ है, इंटू 4 इंटू हाइड्रोजन, 2 इंटू नाइट्रोजन प्लस क्या आएगा ऑक्सीजन, बराबर। तो कार्बन का कितना हो गया भाई बताओ, कार्बन का कितना होता है 12 ना, 12, 4 इंटू हाइड्रोजन कितना हुआ 1, प्लस 2 इंटू नाइट्रोजन 14 प्लस 16, देख ये 12 हो गया, 12 4 16 हो गया, क्या हो गया 16 ना, प्लस 14 दूनी 28 प्लस 16, 16 16 32, 32 प्लस 20, ये 30 से 2 कम है, 30 से 2 ज्यादा है, मतलब 60 है ना, 60 आ गया ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट इधर दिया है 60, इंपेरिकल फार्मूला वेट तुमने कैलकुलेट 60, बराबर ना, तो 60 बटे 60 कितना आया, n का आंसर कितना है 1 है ना, तो देयरफॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी n इज 1 इंटू इंपेरिकल फार्मूला क्या है C1H4N2O, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है CH4N2O, मतलब ये भाई साहब यूरिया है, बता नहीं रहे लेकिन है वही है ना, तो ऐसा करके लिखना पड़ेगा भाई, समझा कि नहीं, ये सम का क्या ब्यूटी था, समझ में आ रहा है कि क्या अलग था इसमें, हाँ इतना मेरे को इंग्लिश नहीं आता है, नहीं तो मैं 2 दूनी 4 करता फिर बराबर ना, लेकिन मेरे को कैलकुलेशन उससे ही जमता है। 10⁻⁷ प्लस 1.98 10⁻⁴। अब देखो यहाँ पे पावर सेम है क्या, नहीं ना, तो क्या करो सेम करो इसको, फिर इसको भी 10, ये 10⁻⁴ है, तो ये तो 10⁻⁷ हो नहीं सकता, इसको मैं कर सकता हूँ 10⁻⁴, कैसे, इसको 10⁻³ को इससे मल्टीप्लाई, तो 3971 हो जाएगा, और बाहर 10⁻⁴ रखो, मतलब 10⁻³ को इससे मल्टीप्लाई किया, और ये हो गया 1.98 इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁴ को कॉमन लिया, बराबर ना, तो 3971.0 आया, और ये 1.98 हो गया, समझा कि नहीं, बाहर क्या कॉमन लिया, इसको ऐड कर रहा हूँ ना, बाहर क्या कॉमन लिया 10⁻⁴, बराबर ना, इसको ऐड करो बेटा, 8 9 2 7 9 3, तो ये 3972.98 इंटू 10⁻⁴ आ गया, कितना सिंपल था, एक माइनस वाला भी बता दो, हाँ एक माइनस वाला, ये क्या बोलो ना, 1.05 into 10⁻⁴ -4 minus माइनस 9.7 into हाँ, 10⁻⁵ अब देख 10⁻⁵, अब इधर 10⁻⁴ है, इधर 10⁻⁵, तो पावर सेम नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगा, 10 इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, 10⁻⁵ मेरे को अच्छा लग रहा है, बराबर ना, तो मैं इसको 10⁻⁵ बना देता हूँ, कैसे पता है, इसको 10.5 करके इसको 10⁻⁻5 कर देता हूँ, -9.7 इंटू 10⁻⁻5, या तो तुमको अगर ये अच्छा लग रहा है तो तुम इसको 10 इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करके इधर 10⁻⁴ कर दो, समझा ना, नहीं कर सकता, कैसे करता मैं इसको, कैसे तुम मतलब और कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हें जो करना है विद इन वो नंबर के वैल्यू में ही करना है, नीचे क्वेश्चन वैसा है ना, क्वेश्चन वैसा है, तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन है 10.5 10⁻⁵, तो 10.5 लिया, इधर 9.7 हो गया, अच्छा इससे देखो ना कैलकुलेशन भी इजी हो रहा है, अगर मैं इसको 0.97 करता तो पता नहीं कैसे मैं करता, बराबर ना, तो माइनस आया, और बाहर तुमने 10⁻⁵ को क्या लिया कॉमन लिया, बराबर ना, तो ये हो गया, देख कितना हो गया, 15 में 7 गया 8, इधर 9 में 9 गया 0.8 इंटू 10⁻⁵ आ गया, अब बाद में चाहिए तो तुम इसको 8 इंटू 10⁻⁶ कर दो, समझा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, हो गया बस, अब नया चैप्टर स्टार्ट करें,
5 मिनट 5 मिनट ठीक है। नया चैप्टर चालू करना हाँ। है कि मैं भी ब्रेक नहीं मांग रही हूँ। क्या बोलते हो, न्यूमेरिकल से सेटिस्फाई हो गए ना तुम लोग, हाँ। है ना? इतना करा दिया यार, बहुत करा दिया। पढ़ाई लिखाई करो यार, क्योंकि बिना पढ़ लिख के तो कुछ नहीं हो रहा है, तो बिना पढ़े क्या होगा, कुछ नहीं होगा फिर, है ना? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को, बोलो। ये जो VJTI ये लोग गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आप बोल रहे हैं लोगों को फ्रेशर में रहते हैं, लोग मजे नहीं करते होंगे? देखो मजा ना तुम किधर भी कैसे भी कर सकते हो, तुम्हें कुछ लोग पढ़ाई का भी मजा लेते हैं, जैसे अगर वो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, तो उसमें वो लोग ऐसी चीजें सोचते कि मतलब वो इतने इन्वॉल्व रहते हैं ना, वो उसको ही इंजॉय करते हैं, पढ़ाई को ही इंजॉय करते हैं, मतलब सोचते कि मैं इसमें ऐसा करूँ। होता होंगे उनके भी इवेंट हो गए, मैं तो उस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ नहीं, कभी ना कभी एनुअल डे तो होता ही है, हर कॉलेज का ही होता है। और आजकल सारे कॉलेजेस फेस्टिवल्स का रखती है, नवरात्रि, हाँ रखते हैं। दिवाली, सब चीजें हाँ तो होता होगा उनका, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा ना। गेट टुगेदर पार्टी भी होता है बहुत सारे, पता है कितने लोग ना एल्यूमिनाई लोग को बुलाते हैं, मतलब जो स्टूडेंट पास आउट हो गए रहते हैं ना, उनको ठाकुर कॉलेज आज तक बुलाता है, मानो जो कॉलेज यहाँ से निकल गए, तो खिलाते पिलाते वो लोग को, फिर वो लोग बोलते, मतलब वो लोग आते कुछ अपना फीलिंग्स बताते कि अब हम लोग ने यहाँ से क्या क्या किया, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है कि अरे बाहर के लोग आए, और जिसको बुलाया उनको भी अच्छा लगता है कि हमारा कॉलेज आज तक याद रखा है। ये मैंने ठाकुर कॉलेज में एक बार मुझे बुलाया था, इसलिए मुझे पता है। मैं तो सिर्फ खाने पीने ही गया था, मैं तो ऐसा कुछ बोलने नहीं गया था। हाँ आप कौन से ठाकुर से पढ़े हुए हो? ये क्या ठाकुर, कितने सारे पॉलिटेक्निक नहीं तो ठाकुर कॉलेज जिसमें ये पढ़ते, जिस नहीं मैं तो बीएससी किया हूँ वहाँ चार से। ठाकुर है ना? हाँ तो मैंने जो कोर्स किया है, मैंने ठाकुर कॉलेज जिसमें ये पढ़ रही है ना, वहाँ पे 11 12 है, बीएससी है और एमएससी है, तो मैंने बीएससी तक किया है, और बीकॉम वगैरह भी, वो तो कॉमर्स वाले पढ़ेंगे ना। और पॉलिटेक्निक में सर आईसीटी से बी फार्मा करके एकदम ऐसे लाइफ सेट हो जाती है। यस यस यस, अच्छा और कॉलेज, सर वहाँ से सिलेक्शन भी अच्छा होता है, सर, ऑफ कोर्स। सर, हाँ सर पॉलिटेक्निक ये सब में क्या होता है? हाँ, पॉलिटेक्निक श्यामनारायण सब में क्या होता है ठाकुर के? पॉलिटेक्निक में वो डिप्लोमा होता है ना, डिप्लोमा उसमें होता है। और श्यामनारायण? श्यामनारायण तो वो भी जूनियर कॉलेज ही है। उसके लिए कितना परसेंटेज? सर लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं 99.99। पढ़ना चाहिए कि एकदम पढ़ पढ़ के दिया उतना तो मेन काम है पैसा कमाना, मैंने तुमको बोला था ना उस दिन, अगर तो 99.5 कैसे भी कमाओ, तो फिर तेरा बस क्राइम मत करो उसके लिए। क्राइम फ्री पे। आईसीटी का तो बहुत हाई रहता है ना कट ऑफ 99। हाँ रहेगा, कंपटीशन तो उसके भी रहेगा, तुमको इनविटेशन लेके नहीं बैठेगी आओ ले लो भाई हमारे इधर एडमिशन, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इन मुंबई। मुंबई क्या, वो वर्ल्ड में फेमस है आईसीटी। हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। मैं तो एमएससी के लिए एक एडमिशन कहाँ लेने गया था मालूम है? चर्च गेट में एक कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कोई कॉलेज नहीं है वो, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है वो, लेकिन वहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ISC, हाँ करेक्ट, ISC देखा है ना तूने? हाँ मतलब सुना। हाँ उसका तुम बिल्डिंग देखोगे ना, तो उसके चेयर कैसे मालूम है, उसके क्लासरूम कैसे बनता है, बोर्ड लगा रहेगा, और उसका चेयर तुम लोग बोलते ना यहाँ से ऐसा देखना पड़ता है, हाँ तो ऐसे लेयर्स में उसके चेयर। अरे रुइया में भी ऐसा है, रुइया और रूपारेल का भी सीट ऐसा है। सारे में ऐसा रहता है। सर तुम्हारा भी ऐसे ही होगा शायद ना, ऐसे करके सर डिग्री कॉलेज कुछ है ना अभी भी, क्योंकि वो पहले का है, उनको मालूम है कि बच्चों को देखने में तकलीफ होता है, तो उन्होंने पहले से वैसा किया। कॉलेजेस में तो सारे में ही ऐसा होता है ना? हाँ नहीं सब में नहीं है रे, ठाकुर में किधर है? नहीं है। नहीं, गरीब गरीब बोली देख रही, तो गरीब तो पूरे 10 साल अपने स्कूल खोलता है, जबकि थी एक नंबर का गरीब कॉलेज है, कितना पैसा लूटता है बच्चों से, बहुत, सिर्फ फेम के नाम पे इतना लूटता है ना। उसके पास सारी गाड़ी रोल्स रॉयस सब कुछ है। उड़ाता फिरता है। हाँ कैसे पता चला तुमको? मेरे भाई है उसमें। अच्छा काम करते हैं? 11th 12th कर अच्छा। लिया उसने, अभी वो डिग्री करेगा उससे शायद से। अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं? हो गया 10 बज गया ना, अरे 9:41 ही हुआ। तो 20 मिनट ही तो तेरा है। छोटा है? छोटा है। हाँ छोटा है। चलो स्टार्ट करें, क्या नाम है चैप्टर का? एसी ऑन करो, यार पीछे वाला कर रहा हूँ। हाँ। तुम बटन बताओ, ये दबा के ये नहीं, ठीक है भाई, उसका भी सुन लो, ठंडी लग रही है। बहुत ठंडी लगती है। हाँ। उस डर से इधर तुमको नहीं लगती ठंडी? मर्द आदमी है भाई। चलो ठीक है,
लेट्स स्टार्ट। ए चैप्टर का नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बराबर। देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, बाद में मत बोलना ये खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा। हाँ तुम लोग हर चैप्टर में यही बोलते हो। क्या यूटी और एग्जाम देख के बताओ ना क्या करना। यूटी यूनिट अच्छा यूनिट टेस्ट तुम्हारा मालूम नहीं मेरे को कौन सा है, मेरे को कैसे मालूम मुझे है? भी नहीं मालूम। तुम्हारे कॉलेज में कौन सा है यूनिट टेस्ट में, कौन सा चैप्टर है? हाँ आप चैप्टर्स पूछ रहे हो या कब चालू होगा वो? चैप्टर 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 तो अभी तो ऑर्गेनिक चालू नहीं किया। नहीं किया ना। हाँ सर तो मैं बताती हूँ कौन सा चालू किया। सर अपना सर अभी हमारे 30 कॉलेज मिनट में तक चल रही है। फर्स्ट चैप्टर क्या है कॉलेज में? हाँ और फिर फोर्थ किया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाँ। वो शुरू कर दो सर कुछ और केमिस्ट्री केमिस्ट्री किया है। हाँ केमिकल और अरे कितने टीचर तुमको पढ़ा रहे? 4। बाप रे तभी। तुम्हारा कॉलेज में कौन सा चैप्टर किया है? मुझे पता ही नहीं है। अरे तुम तो बोल रहे थे कि केमिस्ट्री का लेक्चर अटेंड ही नहीं किया होता है। फिर यही होता है कॉलेज में। तुम अरे तो वो बोल स्पोर्ट्स के लिए जाते रहते हो तो बैठता ही नहीं होना ज्यादा ऐसा। ये याद ही नहीं है मतलब पहला दूसरा चैप्टर ये सेकंड आई गेस। Second चल है। रहा है अभी। अगर सेकंड चल रहा है तो उसने पहला किया ही होगा वो लोग ने। हाँ पहला किया। सर ऐसा चल करो ना जो फोर चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, बहुत इम्पोर्टेंट। चलो है ना, चलो हाँ अभी चलो स्ट्रक्चर आइटम भी कम नहीं है भाई। हाँ तुम उसको हलवा मत। सर ये संडे एग्जाम में कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर है ना फर्स्ट, सिर्फ फर्स्ट। लेकिन अब मार्क्स चाहिए तुम लोग। हाँ देखो मैंने अच्छे से पढ़ा है, पूरा टाइम लेके पढ़ा है, बीमार हो के पढ़ा है मैंने। हाँ वहाँ पे अटेंड किया ना, देखो हाँ तो एक्सक्यूज देखो, अगर तुम अपना एक्सक्यूज लेना चाहती हो तो ये तो जिंदगी भर रहेगा, समझ में आया ना। इसलिए कॉलेज का एग्जाम होगा तो वो लोग टेस्ट ले रहे तुम्हारा, मतलब तुम्हें टेस्ट देना है, समझ में आया ना। और कॉलेज का नहीं किया ना, आ जाएगा। नहीं थर्ड चैप्टर कैसा है ना, पूरा प्रैक्टिकल बेस है, उसको लास्ट में पढ़ा। उसमें मतलब सीखने जैसा कुछ है ही नहीं, मतलब इसमें ये डालो, इसमें से ये नीचे ऐसा आएगा, ये वो सब है। मतलब वो प्रोसेस होता है ना, डिस्टिलेशन प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, वो सब प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। हाँ तो वही, इसलिए जब तुम सारे प्रैक्टिकल कर लोगे ना कॉलेज के, तो लास्ट में थोड़ा बहुत बताऊंगा। और इसमें भी कुछ ऐसे प्रोसेस है ना, वो तुम्हारे प्रैक्टिकल में है ही नहीं, तो उसको कैसे समझाया जाएगा, तो उसको मैं कुछ तुमको इसमें कुछ वीडियो वगैरह दिखा के समझा दूंगा। इसमें सब कुछ जरूरत ही नहीं पड़ा तो क्या वीडियो देखने का। वीडियो देखने में ना मजा आता है। सर सुनो ना, मैं बोल रही हूँ ऐसा चैप्टर चालू करो जिसमें बहुत कोर केमिस्ट्री हो, मतलब केमिकल्स, लैबोरेटरी मेथड, ऐसा चैप्टर। हाँ बहुत क्या, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। चलो स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट कर। क्यों भाई मेरे को क्या बता रहे हो? नहीं मैं बोल रही हूँ कोई ऐसा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत कोर है। हाँ जैसे केमिकल से रिलेटेड हो जाता है। देखो रुजदा, तुम्हारा चैप्टर्स भी काफी डिमांडिंग लग रहा है मेरे को। सब केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, स्टिल यू आर सेइंग सर ऐसा पढ़ाओ जो केमिस्ट्री रहे। केमिकल्स बहुत हो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब समझती हो, एटम का स्ट्रक्चर, एटम के अंदर क्या क्या है वो सब तुम्हें जानना पड़ेगा। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एटम को जाने बिना तुम कुछ नहीं कर सकती दुनिया में।
यू आर ऑल्सो मेड अप ऑफ एटम, कार्बन एटम। सर एक्चुअली एक डाउट है मेरे को। हाँ एटम अगर सबसे छोटा है हाँ तो इलेक्ट्रॉन तो उससे भी छोटा है ना। हाँ, तो है ना, है ना, मैंने कहा मना किया, है ना। स्मॉलेस्ट ऑफ एन एलिमेंट ना। एटम्स आर, देखो ये जो डाल्टन एटॉमिक थियरी मैंने बताया था, उसमें एक पॉइंट मैंने लिखाया था, पहला पॉइंट ही था, ऑल मैटर इज मेड अप। इमेजिनरी थियरी है ना, वैसे हाँ। भी एटम्स में देखे थोड़ी जाए करोगे। नहीं देखो, तुम यूट्यूब पे भी देखो कोई भी वीडियो, तुम्हें एटम दिखाई नहीं, वो ब्ला ब्ला कुछ भी बात करेंगे कि ऐसा होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। वो लोग खाली विजुअलाइजेशन कराते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन एग्जैक्ट देखा जा ही नहीं सकता। हाँ देखा, किसी ने नहीं देखा भाई, मैंने भी नहीं देखा ना मैंने, बट एविडेंस ऐसे मिले हैं कि ऐसा होता है। आजू-बाजू इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो वो भी तो नहीं होता ना। सर बट एविडेंस क्या मिला है? तो इस वही तो चैप्टर में देखेंगे ना हम लोग, समझे कि नहीं। हाँ तभी तो न्यूक्लियर बम बना, एटम नहीं फ्यूज होता तो न्यूक्लियर बम कैसे? बराबर। ये सब। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। हाँ एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन इज एटम ओनली ना, ऐसा नो भाई, उसी से तो पूरा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम तुमको फिजिक्स में भी ना, इसमें मैं बहुत सारे वैल्यूज दूंगा तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, लेकिन उसके जो वैल्यूज है ना फिजिक्स में डिराइव भी किए, इसमें तो एक्सपेरिमेंट दिया है, मतलब इस चैप्टर में उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो कैलकुलेशन है वो फिजिक्स में दिया हुआ है, समझ में आया ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब अभी तुमको पढ़ा दूंगा, उसके बाद जब तुमको फिजिक्स में एटम मॉलिक्यूल करके पढ़ाया जाएगा ना, हाँ ये तो मस्त चैप्टर है। ये चैप्टर कितना मस्त है। ये चैप्टर कितना मस्त है। सर ऑर्गेनिक ही कर दो, वो इजी है। अरे यार नहीं बहुत चैप्टर सर ये इम्पोर्टेंट है, चालू करो ये सब, एक तो समझना ही है जल्दी। चलो सर 3 चिट्स लिखते हैं सारे चैप्टर में हम लोग। सर वोटिंग करते हैं, वोटिंग करते हैं। चलो वोटिंग सर, वोटिंग मेजॉरिटी में सर मेजॉरिटी करते हैं। ऑर्गेनिक किसे? कितने लोग ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक ही आएगी सब लोग। कितने लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोल रहे हैं, हाँ मुझे तो कुछ भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर हाँ ठीक है। कितने लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, बाहर जाओ फिर, जो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे वो बाहर जाओ, जाओ बाहर, बोल दो हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो अब तुमको नाम से ही समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब एटम के अंदर का क्या स्ट्रक्चर है, नाम से ही समझ में आया ना। अब मैं फिर से एक बार डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट बोल देता हूँ। इसने क्या बोला था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी मतलब एकदम छोटा, वेरी टाइनी, इनडिविजिबल, इनडिविजिबल मतलब जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब क्या, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और इनविजिबल मतलब जिसको देख भी नहीं सकते, तो उस पार्टिकल को बोलते हैं एटम, ऐसा बोलते हैं। बट ऐसा नहीं था, एटम इज नॉट इनडिविजिबल, एटम इज डिविजिबल इनटू फर्दर 22 सब एटॉमिक पार्टिकल, 22, समझा कि नहीं। लेकिन हम लोग सब नहीं पढ़ेंगे, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। वैसे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद मीजॉन है, पॉजिट्रॉन है, क्वार्क पार्टिकल है, पाई पार्टिकल है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है जिनका प्रॉपर्टी नहीं पता चला है, लेकिन वो पार्टिकल होते हैं, समझ में आया ना। तो जिनका अपने को पता चला है, जितना जिसका तुमने सुना भी नाम है, जैसे तुमने बोले थे ना एटम होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये न्यूक्लियस है, ये तुमने पहले से सुनते आए, क्योंकि ये तुमको पता है कि ये पहले से इसका प्रॉपर्टी डिसाइडेड है, वो लोग ने एक्सपेरिमेंटली सब वैल्यू उसका डिसाइड किया है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एटम इज फर्दर डिविजिबल इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, समझ में आया। अब इसमें सबसे पहला साइंटिस्ट जो आया वो था डाल्टन, मतलब कि डाल्टन ने तो ये बोला कि एटम इज फर्दर, तो इसको अगर ये गलत था तो पढ़ते क्यों है हम लोग, पढ़ते क्यों है, बिकॉज इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जितना भी तुमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास पढ़ा है ना फर्स्ट चैप्टर में, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन पढ़ा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा है कि नहीं, तो उसको वो एक्सप्लेन कर पा रहा है, इसलिए इसको डिनाई भी नहीं किया, बिकॉज एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। अभी तो मैंने बोला इनडिस्ट्रक्टिबल, तो उसके अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन में एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, लेकिन वो रिएक्शन में, समझ में, बट ऐसा नहीं था, एटम इज फर्दर डिविजिबल। वो फर्दर जो एक्सपेरिमेंट हुए या साइंटिस्ट लोग ने जितना भी डिस्कवरी या रिसर्चेस किया, उससे पता चला कि एटम इज फर्दर डिविजिबल। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट है इसका नाम है सर
जे थॉमसन, इसका नाम क्या है? सर जे थॉमसन। बड़ा ही प्यारा नाम है इसका भाई, इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, समझ में है ना, जे थॉमसन, है ना। उसने एक्सपेरिमेंट किया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लिख रहा हूं मैं? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझा कि नहीं? अब उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका नाम था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या बोला मैंने? कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रुक्स ट्यूब, मतलब वो जो ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया था वो डिस्चार्ज ट्यूब था, उसका नाम क्रुक्स ट्यूब, क्योंकि उसका जो दोस्त था, उसका फ्रेंड बोल सकते हो, उसने वो डिस्चार्ज ट्यूब बनाया था। तो उसने बोला भाई मैं तेरे को इंस्ट्रूमेंट बना के दे रहा हूँ और तू मेरा ही नाम नहीं डालेगा क्या, है ना? तो मेरे को भी तो क्रेडिट मिलना चाहिए ना, जैसे कोई बिल्डिंग बनता है ना, तो नाम तो उसका ही है भाई, इनका बिल्डिंग है, लेकिन किसी ने पूछा अरे बड़ा प्यारा बिल्डिंग बनाया तूने, बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन किया, कौन से वाले से किया? हम लोग बोलते हैं ना ये लोढ़ा बिल्डर ने बनाया है ना, ये तुम्हारा एसआरए ने बनाया है, तो उसका एकदम फालतू कंस्ट्रक्शन रहता है, देखा है कि नहीं? तो क्योंकि वो लोग गरीबों को बिल्डिंग, गरीबों को कौन वैल्यू देता है ना, इसलिए अमीर बनो। समझ में आ रहा है कि नहीं? एसआरए के बिल्डिंग नहीं है, जितने भी झोपड़पट्टी तोड़ते हैं वो लोग एसआरए वाले ही देते हैं, उसमें कुछ नहीं रहेगा उन लोग का फैसिलिटी, उनका लिफ्ट बराबर काम नहीं करेगा, छोटा सा बालकनी देंगे या तो देंगे ही नहीं, बोलेंगे सिर्फ खिड़की में कपड़े टांगो। उनके बिल्डिंग से ही समझ में आ जाएगा कि गर्म लोग बोलते हैं कैसे कपड़े टांग के रखते हैं बाहर, देखा है ना? तो वो ऐसा बना है, उनका वॉशरूम भी गंदा ही रहेगा, ऐसा ही रहता है। टांगते हैं लेकिन ऐसा बाहर ऐसा लटका के, ऐसा किसी का साड़ी लटकता रहेगा, किसी का ऐसा है ना, सारे बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग, हाँ हाँ, ग्रिल, इतना कपड़े डालेंगे ना दूसरे के फ्लोर तक चला जाता है, उनकी साड़ी लटकते हाँ, फिर वो नीचे वाला ऊपर से चिल्ला गया ये पानी गिर रहा था ऐसा ऐसे चिल्लाता है। तो ऐसा रहता है, बाकी सारे बिल्डिंग में सब अलाउड नहीं रहता, पता है क्या? वो लोग बोलते हैं कपड़े अंदर टांगो, आपको बालकनी दिया, इतना बड़ा वॉशरूम दिया है, वो लोग का वॉशरूम छोटा से रहता है, तो बेचारे कपड़े किधर टांगेंगे, ऐसा भी रहता है। जो भी रहता होगा, मैं बिल्डिंग बनाने नहीं आया यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बता रहा, समझ में आया? तो वैसे ही इसने ट्यूब बनाया इसका, तो उसको बोलते हैं क्रूक्स ट्यूब, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम क्रूक्स था, उसने ट्यूब बनाया, तो इसका कई नाम हो गया। इसको सर जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम इसलिए थॉमसन एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, और क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट तो बोलेंगे। अब देखो ये ट्यूब कैसा था मैं बता रहा हूँ। दिस ट्यूब इज कंसिस्ट ऑफ ग्लास, इट इज डिस्चार्ज ट्यूब, है ना, इट कंसिस्ट ऑफ लीक प्रूफ ग्लास ट्यूब विथ मेटल इलेक्ट्रोड फ्यूज्ड इन इट, मेटल इलेक्ट्रोड इसमें फ्यूज किया गया है। हाँ, मतलब यहाँ पे देखो एक तुम्हारा इलेक्ट्रोड लगा है जिसको हम लोग कैथोड बोलेंगे, और यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रोड लगा है इसको एनोड बोलेंगे। कैसे बोलेंगे पता है? इट इज कनेक्टेड टू द वेरी हाई वोल्टेज बैटरी, ये बैटरी लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है? ये बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। और ये हो गया इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका हो गया पॉजिटिव। तो इस कैथोड को जो चार्ज आएगा उसको कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज। क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज। और इसको जो चार्ज आएगा उसको क्या बोलेंगे? एनोड है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं? द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी है, उसको कैथोड बोलते हैं, एंड द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड एज एनोड, बराबर ना? Cathode is negatively charged electrode, anode is positively charged electrode. Now this tube is evacuated by connected it to a vacuum pump. यहाँ पे एक अरेंजमेंट बनाया हुआ है, क्या बनाया? अरेंज, इसको इवैक्यूएट किया, मतलब इसको खाली किया गया है। यहाँ पे ये लगा हुआ, इसका नॉब लगा हुआ है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स वैक्यूम पम्प, टू वैक्यूम पम्प ना, इसको खाली किया गया इससे, ठीक है ना? दिस ट्यूब इज इवैक्यूएटेड बाय कनेक्टिंग इट टू अ वैक्यूम पम्प। आफ्टर दैट दिस ट्यूब इज फिल्ड विद द गैस अंडर स्टडी, मतलब कोई भी गैस, कोई भी इनर्ट गैस भर सकती है, हीलियम गैस या नियॉन गैस, आर्गन गैस, क्रिप्टॉन, कुछ भी भर सकते हैं, समझ में? खाली इनर्ट गैस होना चाहिए, कंडीशन ये है। नाउ ये ट्यूब भरा, इसका वोल्टेज कितना है भाई? 5K2 कितना है? 10K, इतना हाई वोल्टेज है ना? 5000 से 10,000 हो, नहीं तो उसमें से पता ही नहीं चलेगा। तो अब ट्यूब में गैस भी भर दिया, फिर प्रेशर ऑफ द गैस इन द ट्यूब इज रिड्यूस टू अबाउट 10⁻² to 10⁻³ 10⁻² to 10⁻³ mm। मालूम है ये यूनिट है प्रेशर, याद है मैंने मिलीमीटर ऑफ Hg बताया था, याद है यूनिट में, पहले लेक्चर में यूनिट जब कराया था, फर्स्ट लेक्चर। तुम उन लोग से, तुम दोनों उसका यूनिट ले लो, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट दिया है,
जो तुम्हें 11th में भी लगेगा, 12th में लगेगा, 11th और 12th के जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं सब में लगेगा, उसको सिर्फ बाय हार्ट करना है, बाकी उसमें कोई साइंस नहीं है। अरे 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, तो होता है भाई, उसको याद कर लेने का बस। बताया था, हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बराबर ना। तो इसको वही है, मिलीमीटर ऑफ Hg क्या है, प्रेशर का यूनिट है, तो इतना कम प्रेशर रखा गया। अब वो लोग ने क्या किया, a pressure of the gas in the tube is about 10⁻² to 10⁻³ and very high voltage is applied across the electrode। तो जब इसको अप्लाई किया, इसका बैटरी ऑन किया, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है, एंड गैस इन द ट्यूब, जो ट्यूब में गैस भरा, इट बिगिंस टू ग्लो, वो चमकने लगता है, ट्यूबलाइट जैसे। जैसे ये सब लाइट नहीं चल रहा है, तुम अगर इसको बंद कर दो तो वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। देखो बंद हुआ ना, अब मैंने चालू किया, मतलब ये ऑन कर रहा हूं, तो उसके अंदर का गैस जलने लगता है, पता है तुमको, इसलिए वो लाइट मिलता है अपने को। तो वैसा इस ट्यूब में जो गैस भरा है वो ग्लो होने लगता है। एंड इफ ध्यान से सुनो मैं क्या बोला, इफ हाई वैक्यूम इज क्रिएटेड, दिस ग्लो इज रिप्लेस्ड बाय अ फेंट ल्यूमिनस रे। फेंट ल्यूमिनस रे मतलब क्या, ये इस ट्यूब में से ये जो ग्लो था, ये अच्छा एक और अरेंजमेंट में करना भूल गया, यहाँ पे एक चीज लगा हुआ है, ध्यान से सुनो, अब कलर का इस्तेमाल मैं ज्यादा करूंगा। देखो यहाँ पे ना एक ये लोग ने फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया है, मतलब इस पे अगर कुछ स्ट्राइक करेगा, इस साइड लगा है, इसके एट द एंड है ना ग्लास वॉल, ये एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है। क्या है, फ्लोरोसेंट मटेरियल है। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाइट वाला कहा गया रे, हाँ, ये एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है, मतलब जिंक सल्फाइड है, फ्लोरोसेंट मटेरियल, मतलब इसको कुछ हिट करेगा ना तो ये भी चमकने लगेगा, है ना। तो जैसे मैंने क्या बोला, इफ हाई वैक्यूम इज क्रिएटेड, अभी मैंने बोला ना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड गैस इन द ट्यूब बिगिंस टू ग्लो, वो ग्लो होने लगता है। जैसे मैंने ऑन किया तो पता चला ना तुमको, वैसे भी इसके अंदर का जो गैस है वो क्या होने लगेगा, ग्लो होने लगेगा। एंड इफ हाई वैक्यूम इज क्रिएटेड, दिस ग्लो इज रिप्लेस्ड बाय अ फेंट ल्यूमिनस रे। फेंट व्हाट, ल्यूमिनस रे, मतलब मैंने कल ले लिया, ये वाला लिया था ना, तो ये ऐसा ऐसा चमकने लगा, और यहाँ से ऐसा रेज निकलने लगा, और इस तरह से ऐसा तुमको, ये तुमको विजिबल, अगर तुम YouTube में देखोगे ना तुमको दिखाई देगा एग्जैक्टली कि ऐसा कुछ तो निकल के जा रहा है। समझ में आ रहा है ना इसका वीडियो, इसको कैसे चालू करते मुझे नहीं पता ना, बाद में बताता हूँ, ठीक है, पहले ये मेरे को कंप्लीट हो गया था, फिर मैं बाद में बताता हूँ। फिर ये जो रिप्लेस किया, ग्लो वॉज रिप्लेस बाय फेंट ल्यूमिनस एंड इट प्रोड्यूसेस अ फ्लोरोसेंस ऑन द ग्लास। जब ये इसको हिट कर रहा था ना, तो यहाँ पे फ्लोरोसेंट ऐसा चमक रहा था, इट प्रोड्यूसेस फ्लोरोसेंस ऑन द ग्लास एट द एंड फार फ्रॉम कैथोड। समझ में आया ना, इससे यहाँ पे, इसलिए तो इसको फ्लोरोसेंट, फ्लोरेस हो रहा है, मतलब कि इसलिए इसको फ्लोरोसेंट मटेरियल बोलते हैं। ये कैथोड रे, कैथोड से आ रहा है तो कैथोड रे बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, इसलिए तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम भी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। सो दीज रेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम, अभी तुमने पूछ ही लिया तो मैं क्वेश्चन बता ही दे रहा हूँ, these rays are starting from cathode and going away from it at a right angle in a straight line। मतलब ये ऐसा है, कैथोड ऐसा है, तो ये ऐसा जा रहा है इन a straight line, है ना, और यहाँ पे वो स्ट्राइक कर रहा है, इसलिए वो ग्लो रहा है, इसका मतलब वो इधर ही से आ रहा है ना। इसलिए इस रेस को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, इस रेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड रेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैथोड रेस बोलेंगे, है ना। ये अपना एक्सपेरिमेंट था और ऐसा इसमें हो रहा था। अब ये ऑब्जर्व, अब हम लोग कैथोड रे का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो मैं क्या बोला हूँ। पहला प्रॉपर्टी है कि कैथोड रे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ, तुमको डायग्राम वगैरह नहीं बनाना लेकिन प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेस। देखो, दीज रेस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे ये लोग ने इसके पाथ में एक मेटालिक ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रख दिया, मेटालिक ऑब्जेक्ट, मतलब इसको बंद किया, जब बंद हो गया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख सकते खोल के उसको, ऐसा अरेंजमेंट किया। फिर उसके बाद चालू किया तो रेज आएगा। अब जब रेज इस पे गिरा ना, तो इसकी परछाई ना, जो इसका जो क्या बोलते, शैडो या प्रतिबिंब, हाँ रिफ्लेक्शन, या ऐसा बोलते ना, इसकी परछाई पीछे पड़ रही थी इसकी। जैसे हम लोग स्ट्रीट लाइट में खड़े हो जाओ तो अगर लाइट अपने ऊपर गिरता है तो अपनी परछाई पीछे दिखती है ना, है ना, लाइट अपने ऊपर गिर रहा है इसीलिए।
तो वैसा ही इसका ही प्रतिबिंब मतलब उसका शैडो पीछे बन रहा था। तो इट दिस रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड इट कास्ट अ शैडो ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट, क्या लिख रहा हूं, मेटालिक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ, मतलब उसने उसका शैडो कास्ट किया जो उसके रास्ते में आएगा, बराबर ना। फिर से बैटरी बंद किया, फिर से क्या किया लोग ने, बैटरी बंद किया, और यहाँ पे एक पिन व्हील रख दिया, स्मॉल पिन व्हील, मतलब ऐसा छोटा सा पिन व्हील रख दिया और एकदम स्मॉल है, हल्का सा है, ऐसा था, ठीक है। अब फिर से बैटरी ऑन किया तो फिर से आएगा रेस। तो ये लोग ने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो पिन व्हील है वो ऐसा रोटेट करने लगा, मतलब इट causes a mechanical small motion of small pinwheel placed in their path। इससे क्या साबित हो रहा है बताओ, इससे ये साबित हो रहा है कि कैथोड रे के अंदर एनर्जी है, कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। और इससे ये भी साबित हो रहा है वो सिर्फ रेज नहीं है, वो एक पार्टिकल भी है, क्या है, मटेरियल पार्टिकल, जिसकी वजह से उसने उसको हिट किया। जैसे मैं किसी को धक्का मारूंगा तो मैं एक इंसान हूं, मतलब मैं भी मैटर हूं ना, धक्का मार रहा हूं तो उसको धक्का लग रहा है, मैं हवा नहीं हूं या मैं रेज नहीं हूं। रेज अपने ऊपर गिरेगा तो ठीक है, अपने को लाइट फील हो रहा है, बट वो मेरे को हिट नहीं कर रहा है, मतलब मुझे चोट नहीं लग रही उसकी वजह से। इसको चोट लगी इसलिए वो रोटेट करने लगा। तो इससे दो बातें साबित हुई, इसका मतलब दैट इज इट पजेस या कैथोड रेस पजेस काइनेटिक एनर्जी। दीपाली समझ में आ रहा है ना, पजेस काइनेटिक एनर्जी एंड इट मस्ट बी अ मटेरियल पार्टिकल। क्या होगा, मटेरियल पार्टिकल। अगर वो सिर्फ रेज होता ना तो वो व्हील जो है, स्पिन व्हील, वो रोटेट नहीं करता। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये दूसरा प्रॉपर्टी है। फिर तीसरा, इसको हटा दिया, फिर से उन्होंने इसको हटाया और इसके रास्ते में वो लोग ने मेटल क्या लग दिया, मेटल फॉइल रख दिया। क्या रख दिया, मेटल का एकदम ऐसा, मैं तुमको कैसा एकदम हल्का सा फॉइल जैसा बता रहा हूँ। तो जैसे ही फिर से ऑन किया ना बैटरी, इतना हाई वोल्टेज है, तो ये मेटल फॉइल क्या हो गया, मतलब इट बिकम्स रेड एंड स्टार्ट ग्लोइंग, मतलब इट हैज हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट मतलब जैसे लोहार होता है ना, लोहा गर्म करता है भट्टी में तो कैसा गर्म हो जाता है, फिर उसका वो पहले रेड होगा, फिर वो ब्लू फिर से होने लगता है, बट लोहा तो ब्लैक कलर का है। ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इसके अंदर भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट है। क्या है, तो इट पजेस हीटिंग इफेक्ट। इट पजेस व्हाट, हीटिंग इफेक्ट। मैं इतना ही लिख रहा हूं बस। दूसरा, इट प्रोड्यूसेस, चौथा, इट प्रोड्यूसेस अ फ्लोरोसेंस। इट प्रोड्यूसेस अ फ्लोरोसेंस when it strike the glass wall of the tube। आ रहा हो, समझ में आ रहा है ना, ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब लिख दिया, ठीक है, 5 पॉइंट। अब ये लोग ने क्या किया, इस बैटरी को फिर से बंद किया और इसके अंदर एक और अरेंजमेंट किया। एक और अरेंजमेंट तक क्या किया पता है क्या, ये रेज ऐसे जा रहा था ना, इसको जाने दिया। क्या किया, जाने दिया। और यहाँ पे ये लोग ने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो मैंने कौन सा कलर लिया, ये लगा रहे, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। ये देखो, ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, और यहाँ पे इसको नेगेटिव प्लेट। ये बैटरी में किधर तो पता नहीं क्या गया, मेरे को नहीं मालूम, समझा कि नहीं, प्लेट लगाया। अब बैटरी ऑन किया तो ये लोग ने क्या ऑब्जर्व किया पता है क्या, ये जो रेस जो है, जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, किधर जा रहा था, पहले इधर से इधर जा रहा था, नॉर्मली तो ऐसे जा रहा था, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ना तो ये ऐसा जाने लगा, इस साइड। मतलब ये अट्रैक्ट हुआ किधर, पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला गया। ऐसा क्यों हुआ होगा, इसका मतलब वो पॉजिटिव के पास जा रहा है, इसका मतलब वो खुद नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अगर वो नेगेटिव नहीं होता तो वहां जाने की उसको जरूरत क्या थी, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये सबसे बेसिक चीज तुमको ये पता चली, अपोजिट चार्जेस। मतलब कैथोड रेस, और इतना ही नहीं, वो छोड़ो, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाया, ये लोग ने मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया। कि मान लो इसको हटाया ये लोग ने, और क्या लगाया यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया ऊपर से। क्या लगाया यहाँ पे,
मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये तुम्हारा ये नॉर्थ पोल है इसका, और ये इसके पीछे से ऐसा आया, ऐसा अंदर, मैं अभी बोर्ड के अंदर तो मैं नहीं घुस सकता ना, ऐसा पीछे से, और फिर है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये पीछे से आया, ये इसका साउथ पोल है, क्या है, साउथ पोल, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ऐसा है, इधर से नॉर्थ पोल निकला है, परपेंडिकुलर ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, ऊपर नीचे था, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो क्या ऑब्जर्व किया पता है, ये लोग ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो कैथोड रे था, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ पता है, वो ऊपर गया, और इसमें ये इस साइड डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब उस डायरेक्शन में गया जहां पे नेगेटिव चार्ज को जाना चाहिए था। वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वो सब पढ़ा है, पता नहीं क्या वो सब, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को फिजिक्स नहीं आता, समझ में आया, हाँ जो भी है उसके हिसाब से गया जहां पे नेगेटिव चार्ज को जाना चाहिए था, समझ में आया, उस रूल के अकॉर्डिंग। तो इससे क्या साबित हो रहा है, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज magnetic field. This indicate that the constituent particle of cathode rays are negatively charged. तो यहाँ पे लिख रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट में, कैथोड रे आर deflected by, rays are deflected by, are deflected by, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है एंड क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड, बराबर ना, क्या हुआ, आर डिफ्लेक्टेड, इंडिकेटिंग दैट constituent particle of, स्पेलिंग क्या होता है, constituent particle of कैथोड रेज आर क्या लिखूंगा मैं, बताओ, नेगेटिवली चार्ज, समझा। तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, बराबर। अच्छा एक और चीज, इट कॉजेस, कैथोड रे कॉजेस आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस, मतलब जो गैस तुमने पहले भरा था ना, हीलियम लिया तो हीलियम को आयोनाइज किया, नियॉन लोगो तो उसको आयोनाइज किया, क्योंकि वो इतना एनर्जी से टकरा रहा है कि वो गैस का पॉजिटिव आयन बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन, अभी छोड़ जाना, इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर करे, पहले से मैं इलेक्ट्रॉन की बोलूं, मैं क्या बोल रहा हूं, उसको हिट किया, उसको क्या किया उसने, इट कॉजेस आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस, उसको आयोनाइज करा, मतलब क्या, आयोनाइज मतलब समझा, अब समझ गया ना। अच्छा 7th पॉइंट देखो, इसने क्या किया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सब हटा दिया, हाँ सब हटा दिया, ये भी हटाया, चलो इसको भी हटा दूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड हटाया यहाँ से, है ना, और यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये इसको ऐसे रहने दो, ये बैटरी तो लगाना पड़ेगा नहीं तो कैथोड रे पास कैसे होगा, बराबर ना। हाँ अब ये निकल रहा है, ठीक है, इस तरह जा रहा है, इस साइड जा रहा है। अब ये लोग ने क्या किया पता है, इसके रास्ते में एक जाड़ा सा, मतलब एकदम मोटा सा मेटालिक टारगेट रख दिया, क्या रख दिया, मेटालिक टारगेट, एकदम जाड़ा सा रखा है, देखो इसको, ये ना ही मेटल फॉइल है, ना ही कोई मेटल ऑब्जेक्ट है, और ना ही ये तुम्हारा पिन व्हील जैसा हल्का है एकदम, ये एक मेटालिक टारगेट है, क्या है, और ये जो लगाया था ना, ये वाला, ये जो ये है फ्लोरोसेंट मटेरियल, उसको भी वहां से हटा दिया, ये यहाँ से हटा दिया, अब मैं इसको मिटा नहीं सकता, और इसको ये लोग ने कहाँ लगा दिया पता है, कहाँ लगा दिया बताओ, हर जगह लगा के देखा, लेकिन जब वो लोग ने यहाँ पे लगाया ना, इधर इस साइड, ये जिंक सल्फाइड, इसके हर जगह वो लोग ने लगा के देखा, ऐसा नहीं कि यहीं पे क्यों लगाया, ये जिंक सल्फाइड मटेरियल हो गया तुम्हारा, बराबर ना, रुकना पहले बता रहा हूँ। अब देख इसने इसको हिट किया ना, तो इसके अंदर से भी ना रेज आने लगे, क्या आने लगे, इस मेटालिक जो टारगेट है, जब तुमने बैटरी ऑन किया ना, तो इसके अंदर से भी रेज निकलने लगे, समझ में आ रहा है, इसके अंदर से भी, हाँ अच्छा है ना भाई, तो रेज दिख रहा है तुमको, रेज निकल रहा है ना, तो ये लोग ने क्या सोचा कि कहीं वो कैथोड रेज ही तो नहीं है, लेकिन जब इसने इसको हिट किया तो इसमें से भी रेज आने लगे ना, पहले आ नहीं रहे थे, और कैसे पता चला कि इसमें से रेज आ रहे, क्योंकि जब यहाँ पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन किया तो ये आके ग्लो होने लगा ना, तो ये लोग ने सोचा कहीं ये कैथोड रेज ही तो नहीं है, ये एक मेटालिक टारगेट है, कोई भी, मतलब जैसे कोई भी मेटल का टारगेट ले लो, हाँ
डब्बा नहीं रहे, मोटा सा एकदम, समझा है ना, लगा दिया तो उसमें से भी रेज निकलने लगा। तो कहीं ये लोग ने सोचा, आरो समझ में आ रहा है मैं क्या ला, ये लोग ने सोचा कहीं वो वही रेज तो नहीं कैथोड रे, लेकिन फिर कैसे पता चला कि कैथोड रेज नहीं है। वो लोग ने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, उसका कहीं डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा था। फिर मैग्नेटिक फील्ड लगा, कहीं पे डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा, इसका मतलब वो कैथोड रेज नहीं है। तो ये लोग बोला अरे बाप रे, हम लोग कैथोड रे पढ़ रहे हैं, पता नहीं कौन सा रेज आ गया, अब उसके डिटेल में कहाँ जाए। तो उन लोग ने टाइम बीइंग के लिए, मतलब थोड़े से समय के लिए इसका नाम रख दिया कि मान लो वो एक्सरे है। क्या है, जैसे हम लोग मैथ्स में मानते नहीं है, सपोज द वैल्यू ऑफ दिस इज एक्स, तो ऐसा नाम रख दिया। और आज तक उसका नाम एक्सरे ही पड़ा है, जो मेडिकल फील्ड में यूज है। मतलब एक्सरे वो लोग डिस्कवर नहीं कर रहे थे वो, हाँ वही एक्सरे है वो। हाँ नहीं होता, वो रेडिएशन है, वो डिफ्लेक्ट नहीं होता। जितने भी रेज है ना, पीछे से लाइट मार दे मतलब सर अभी आपने बताया कि वो कैथोड रेज जो है वो हाँ। मतलब पॉजिटिव, हाँ वो डिफ्लेक्ट हो रहा था, एक्सरे कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो वो लोग ने बोला ये रेज को, हाँ ये सीधा चला, इसका इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। समझा मैं क्या बोला बेटा, समझ में आया? इसी को बोलते हैं इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इमेजिनेशन। एक ही चैप्टर ऐसा है जिसमें इमेजिन, एक और दूसरा ऑर्गेनिक वाला। ऑर्गेनिक में तो माँ कसम इतना सारा इमेजिनेशन क्या बोलूं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, है भाई वो सब नहीं है, बॉन्ड लाइन डॉट, बॉन्ड लाइन है ना, ये 3 डायमेंशनल, हाँ वही बोल रहा हूँ। अरे कुछ बच्चे समझते ही नहीं, पता नहीं क्या बोल रहे हो सर, ये पेन विन क्यों घुमा रहे हो। अरे मारो ना, साले साइंस पढ़ने हैं, बोलता है पेन क्यों घुमा। तो नहीं समझेगा ना, तू अपने आप को हर कैटेगरी में क्यों रखती है? हाँ तुम ना, मेरे को लगता है ना तुम ऑलरेडी अपने आप को, मतलब मुझे ये नहीं समझेगा। मैंने देखा है बच्चे, है ना, तुम लोग बोलते हो मेरा मेहनत वेस्ट हो जाएगा। हाँ तुम क्या काम करने आए हो क्या? तुम सीखने आए हो। पढ़ाई लिखाई सीखने की चीज होती है, समझ में आया ना? एक बार तुम सीख लिए तब कंपनी तुमको एब्जॉर्व करेगी, हाँ आप काम करो हम तुमको पैकेज देंगे। बिना पढ़े लिखे थोड़ी ना पैकेज देंगे, समझ में आया ना? एक ऑटोमोबाइल को इंजीनियर को लाखों का पैकेज मिलता है, एक मैकेनिक जितना वो काम करता है उसको भी बाइक बनाना आता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर को भी आता है, लेकिन उसने उसका पढ़ाई किया, उसके लिए उसके पास डिग्री है, तो उसको कंपनी एब्जॉर्ब करती है। समझ में आया है ना? तो बंद कर लो। तो मैंने क्या बोला, सुनो मेरी बात, एक्सीडेंटली एक्सरे डिस्कवर हो गया, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लिख दूंगा मैं, इट प्रोड्यूसेस, अरे वाह दिखेगा ना अभी, क्यों बहुत गंदा कलर है वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे इट प्रोड्यूसेस, ए इधर देखो, इट प्रोड्यूसेस, कैथोड रे प्रोड्यूसेस एक्सरेज ऑल्सो। तो ये तो वो अपने बॉडी में जाता है तो उसका इमेज बनाता है ना वो, जैसे जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डियां क्रैक हो जाती है, तो वैसे तो एक्सरे नहीं निकालना चाहिए क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक होता है, इसलिए तुम देखो। हाँ तो मैं भी निकला, ऐसा मर नहीं गया मैं ऐसा बोला। मतलब अगर तुम्हारी हड्डी टूट गई और डॉक्टर को ट्रीटमेंट करना है तो वो तो एक्सरे निकालेगा ना कि भाई कितना क्रैक हुआ है ना, तब वो थोड़ी नहीं। लेकिन बोलते हैं मजाक में एक्सरे नहीं निकालने का, अगर तुम वहां पे जाके मस्ती करोगे ना तो बोलेगा जल जा, जब तेरे से नहीं, तेरा एक्सरे नहीं करना मेरे को, क्योंकि उसको मालूम है कि व्हेन वो तुम्हारा एक्सरे निकाल रहा है ना, तो एक तो तुम यू आर ऑल्सो एक्सपोज टू रेडिएशन, और एट द सेम टाइम वो तो 24 घंटा वही काम कर रहा है। इसलिए ये जो एक्सरे टेक्नीशियन जो होते हैं ना, इन लोगों को कैंसर की बीमारी जल्दी होती है। समझ में आया कि नहीं? हाँ इसलिए देखो वो लोग, उन लोग के कपड़े कैसे रहते हैं, देखा ना? हाँ वो ऐसे लगता है चांद पे जा रहे हैं, वैसा वाला कपड़ा पहने रहते हैं, क्योंकि रेडिएशन उन लोग को, लेकिन फिर भी बॉडी में के अंदर, हाँ सब लोग, सब में से रेडिएशन आता है ना, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। देखो तुम लोग बोल रहे स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्यों पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एमआरआई, इसलिए उसको ऐसा बोलते हैं हम लोग। समझ में आया ना? इतना पावर होता है ना। हाँ 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 अब उसके पार्ट्स के बारे में मुझे, हाँ सिटी स्कैन, हाँ वो भी एक, मैंने उसी दिन तो बताया था तुमको, एक सिटी स्कैन जो होता है ना वो 100 टाइम्स ऑफ एक्सरे के बराबर होता है। इसलिए कभी भी प्राइवेट डॉक्टर लोग बोलते हैं सिटी स्कैन लेना, तो गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड टेक सजेशन, अगर वो जरूरी रहेगा तब करेगा, नहीं तो नहीं करेगा।
अभी मेरे को भाई तुम लोग तो मेरे को लैब टेक्नीशियन बना रहे हो, मेरे को हर चीज थोड़ी ना पता है। मुझे मुझे भाई हर चीज नहीं पता है कि उसके अंदर गोल गोल क्या घूम रहा है, उसका मशीन कैसा है। सोनोग्राफी अब देखिए पूछ रही सोनोग्राफी क्या होता है। तो जेल लगा के ऐसा देखते हैं। हाँ। सर सोनोग्राफी कैसे देखते हैं? इमेज कैसे फॉर्म होता है? उसके हाँ तो पूरा क्लियर तो कैसे होता है image? अब मैं कोर्स करूंगा पूरा लैब टेक्नीशियन का, मैं तुम लोग को बताऊंगा एमआरआई कैसे काम करता है, सोनोग्राफी। एक तुम्हें मेडिकल एक इंजीनियरिंग ऐसा भी होता है, इंजीनियरिंग इन बायोमेडिकल, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी होता है, उसमें तुमको पूरा सिखा, अगर तुमको इंटरेस्ट है तो तुम जाओ सीख लो, फिर बाद में भूल जाओ। हाँ, समझा ना, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग उसी के लिए होता है, वो सब में उन लोग को ये सब डिटेल में सिखाया जाता है, समझ में आया ना। उन लोग को कौन एब्जॉर्ब करता है मालूम है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो एमआरआई मशीन वगैरह करोड़ों का बेचती है ना, एमआरआई का मशीन हो गया, फिर तुम्हारा सिटी स्कैन का मशीन हो गया, और लैब टेस्टिंग के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो सब उन लोग को उसमें से हेडफोन भी पहने रहते हैं, इतना तो मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, क्योंकि वो आवाज आता रहता है ना उसका, गड़ 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 आवाज आता है, डर लगता है, इंसान अंदर जाता भी तभी भी डर लगता है, मरने जाओ ऐसा लगता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इट प्रोड्यूसेस एक्सरे, तो ये इसका प्रॉपर्टी, ये पूरा लिख लो तुम, ये प्रॉपर्टी की कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ वही प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक, लिखो लिखो लिखो। डायग्राम ड्रॉ करके लिखना है। हाँ डायग्राम नहीं करना है, खाली सीधे लिखो, हेडिंग डालो, क्या हेडिंग डाला है, सर जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट कैथोड रे ट्यूब, ये सब हेडिंग डालो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर लिख दो प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। मतलब वो जितना भी हेडिंग मैंने दिया है तुम लोग भी उतना हेडिंग डालो और ये प्रॉपर्टीज लिखो। तू क्या देख रही थी रे, दिखा दिखा दिखा, मैं देखते रहता हूँ तुम लोग क्या करते रहते। अरे ये पहले वाले सर ने पढ़ाया है। मतलब कहाँ पे, कॉलेज में? नहीं क्लास में, वो जे वाले सर ने। माँ कसम सेम ही लिखा है, दिस डबल इन स्ट्रेट लाइन रेडिएशन मैकेनिकल। पूछे कि प्रॉपर्टीज एक कैरेक्टरिस्टिक, हाँ वही तो लेकिन प्रॉपर्टीज उन्होंने अलग लिखा है। कहाँ अलग लिखा है? हाँ वही प्रॉपर्टी के, तुमको वैल्यू पूछा जाएगा, चल ठीक, इन प्लेस इन, आगे भी है। हाँ माँ का समझो मैं पढ़ाने वाला सब वही पढ़ा है, चल हट। सर से मिलना पड़ेगा। हाँ शिवम सर ने पढ़ाएगा। मैं हायर लेवल का पढ़ा है।